बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 14 को, जिसका नाम है वेक्टर्स इन स्पेस। और आज हम इंशाल्लाह इसकी एक्सरसाइज नंबर 14.1 को सॉल्व करेंगे। लेकिन एक्सरसाइज पे आने से पहले कुछ ऐसे बेसिक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जिनका आपको आइडिया होना चाहिए। जैसा कि चैप्टर का नाम है वेक्टर्स इन स्पेस, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको दो वर्ड्स बहुत प्रोमिनेंट नज़र आ रहे हैं, एक वेक्टर्स और दूसरा स्पेस। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये वेक्टर्स क्या होते हैं, उसके बाद हम देखेंगे ये स्पेस क्या होती है, देन इसके बाद हम देखेंगे वेक्टर्स इन स्पेस से क्या मुराद है, इसका क्या मतलब है, यानी स्पेस में वेक्टर्स किस तरह से बिहेव करते हैं। और ये पूरे के पूरे चैप्टर में हमने बार बार यही चीज़ देखनी है कि वेक्टर स्पेस में किस तरह से बिहेव करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं वेक्टर्स पे। व्हाट इज़ वेक्टर? वेक्टर क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसका मैग्नीट्यूड भी होता है और जिसकी डायरेक्शन भी होती है। ऐसी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और उसकी डायरेक्शन भी हो, उसको हम बोलते हैं वेक्टर। यहाँ पे इसको लिख रही हूँ कि वेक्टर क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड भी होता है और दूसरी चीज़ इसके पास क्या होती है, डायरेक्शन होती है। अब इस चीज़ का क्या मतलब हुआ, अगर मैं कहूँ कि मैंने 5 मीटर वॉक की, ठीक है, मैग्नीट्यूड तो मेरे पास आ गया कि मैंने 5 मीटर वॉक की, लेकिन इसकी मैंने डायरेक्शन तो नहीं बताई, तो क्या ये मेरे पास वेक्टर होगा? ये वेक्टर नहीं होगा। इसको हम स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं जिसका सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। मुझे मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी चाहिए, तब मेरे पास वेक्टर बनेगा। अगर मैं बोलूँ कि मैंने 5 मीटर वॉक की इन नॉर्थ डायरेक्शन या इन ईस्ट डायरेक्शन, अब मैंने साथ में डायरेक्शन भी मेंशन कर दिया है, ठीक है। 5 मीटर वॉक क्या हो गई, इसका मैग्नीट्यूड हो गया, ठीक है, और साथ में इसकी डायरेक्शन जो मैंने बता दी, फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ, तो ये मेरे पास क्या बन गया, वेक्टर बन गया। मैग्नीट्यूड भी हो गया और साथ में इसकी डायरेक्शन भी हो गई, इसको हम बोलते हैं वेक्टर। अब वेक्टर्स को रिप्रेजेंट किस तरह से किया जाता है, पहले हम देखेंगे कि इसको हम ग्राफिकली किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर ग्राफिकली देखा जाए तो वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करेंगे कुछ इस तरह से। अब ये जो इस एरो की लेंथ है, ये लेंथ आपको बताती है मैग्नीट्यूड के बारे में और ये एरो आपको बताता है डायरेक्शन के बारे में। फॉर एग्जाम्पल ये आ गया 5 मीटर, ठीक है, ये इसकी क्या है, इसकी लेंथ है यानी इसका मैग्नीट्यूड है, और ये जो एरो हेड है ये इसकी डायरेक्शन को बताएगा, ठीक है। 5 आ गया इसका मैग्नीट्यूड और ये जो एरो है ये बताएगा इसकी डायरेक्शन को। ये हो गया वेक्टर की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब हम देखते हैं हम इसको ज्योमेट्रिकली किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हर जगह हमने ऐसे तो नहीं वेक्टर बनाना ना, अगर हमने लिखना है कि कोई वेक्टर है, फॉर एग्जांपल ये ए वेक्टर है, तो हम उस वेक्टर को किस तरह से लिखेंगे। तो वैसे तो अगर बुक की फॉर्म में देखा जाए ना तो बोल्ड लेटर्स में इसको लिखा जाता है, यानी अगर मैं ए वेक्टर लिखूँ तो इसको बोल्ड किया जाता है, ठीक है। लेकिन हम हर जगह हम वेक्टर को बोल्ड तो नहीं कर सकते, बुक में किस तरह से बोल्ड करेंगे, जब हम खुद लिखेंगे नोटबुक पे तब तो नहीं बोल्ड हो सकता। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इसके ऊपर एक एरो डाल के छोटा सा, इस तरह से वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर देखा जाए कि ग्राफिकली किसे रिप्रेजेंट करना है, इस तरह से आपने एक एरो बनाना है, एरो की जो लेंथ होगी वो शो करेगी मैग्नीट्यूड को, 5 है तो इतनी लेंथ, 10 होगा तो इतनी लेंथ, और ये जो एरो हेड है ये बताएगा आपको डायरेक्शन के बारे में। और अगर आपने वेक्टर को ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है तो आप इस तरह से इसको लिखोगे, यानी फॉर एग्जांपल अगर ये वेक्टर ए है तो ए वेक्टर के ऊपर आपने इस तरह से छोटा सा एरो डाल देना है, तो ये आपके पास बन जाएगा वेक्टर। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि वेक्टर्स क्या होते हैं। अब आते हैं स्पेस पे। स्पेस क्या होती है, ऐसी जगह जहाँ चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं या मूव करती हैं उसको हम बोलते हैं स्पेस, ठीक है। कोई भी जगह, ऐसी जगह जहाँ पे चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, मूव करती हैं, उसको हम बोलते हैं स्पेस। अब स्पेस 1D भी हो सकती है, 2D भी हो सकती है, 3D भी हो सकती है, यानी एक डायमेंशन में भी हो सकती है, 2 डायमेंशन में भी हो सकती है और 3 डायमेंशन में भी हो सकती है। किस तरह से, सबसे पहले बात करते हैं हम 1 डायमेंशन की। यहाँ पे पहले मैं मेंशन कर देती हूँ कि हम देख रहे हैं स्पेस को, कि स्पेस क्या होती है। अच्छा, अब 1 डायमेंशन का क्या मतलब है, अगर मैथमेटिक्स में देखा जाए तो आपने नंबर लाइन को पढ़ा हुआ है। अब जो नंबर लाइन की डायरेक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही होती है ना, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होती है नंबर लाइन, दरमियान में आ जाएगा 0, यहाँ पे सारे पॉजिटिव नंबर्स, यहाँ पे सारे नेगेटिव नंबर्स, तो इसको हम बोलते हैं 1 डायमेंशन। इसी तरह अगर 2D की बात की जाए, असल काम हमारा 2D के साथ और ज़्यादा से ज़्यादा हमारा 3D के साथ है इस चैप्टर में। अगर 2D की बात की जाए, 2 डायमेंशनल किसी भी चीज़ की बात की जाए, तो आपके पास आ जाता है फॉर एग्जांपल कोई भी एक वेक्टर है, ठीक है, मैं वेक्टर की रिस्पेक्ट से इसको समझाती हूँ। कोई भी एक वेक्टर है जो बना हुआ है इस तरह से। अब ये ना तो सिर्फ एक्स डायरेक्शन में है, ना ही सिर्फ जो है ये वाई डायरेक्शन में है, ये दोनों डायरेक्शंस में आ रहा है, एक्स में भी आ रहा है और वाई में भी आ रहा है, ठीक है। आप इसको इसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करोगे। अब इस वेक्टर के 2 कंपोनेंट्स बनेंगे, एक तो बन जाएगा ये एक्स वाला, एक बन जाएगा ये वाई वाला। अब ये वेक्टर किस में है, ये 2 डायमेंशन में है। अब 2 डायमेंशन की एग्जांपल क्या है, ये बोर्ड, ठीक है, इस पर मैं एक्स डायरेक्शन में भी ड्रॉ कर सकती हूँ, वाई डायरेक्शन में भी ड्रॉ कर सकती हूँ, कुछ भी लिख सकती हूँ, एक्स डायरेक्शन में भी और वाई डायरेक्शन में भी। तो ये वेक्टर जो कुछ इस तरह से पड़ा हुआ है, इसको हम क्या बोलेंगे कि ये 2 डायमेंशनल है, ये 2 डायमेंशन में पड़ा हुआ है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में, ठीक है। अब ये किस तरह से होगा इसका मैं आपको इस तरह से बता देती हूँ कि फॉर एग्जांपल ये आ गया आपकी एक्स डायरेक्शन, ये आ गया आपकी वाई डायरेक्शन,
ठीक है, ये आ गई एक्स डायरेक्शन, ये आ गई वाई डायरेक्शन, और कोई वेक्टर है जो दरमियान में इस तरह से पड़ा हुआ है। अब ये सिर्फ और सिर्फ एक्स में तो नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वाई में तो नहीं है, ये थोड़ा एक्स में भी है और वाई में भी है, इसको हम बोलते हैं 2D। अब बात करते हैं 3D के। 3 डायमेंशनल का क्या मतलब होता है, इसको मैं यहाँ से रेज कर दूँ, नीचे जगह कम हो जाएगी। अच्छा, अब बात करते हैं 3D की, जिससे हमारा असल काम है। अब 3 डायमेंशन का मतलब है कि कोई भी ऐसा वेक्टर जो एक्स एक्सिस में भी पड़ा हो, वाई में भी पड़ा हो और जी में भी पड़ा हो, ठीक है, वेक्टर्स इन स्पेस की बात हो रही है ना, एक्स एक्सिस भी हो, वाई भी हो और जी भी हो, उसको हम बोलते हैं 3 डायमेंशनल। जैसा कि ये रूम हो गया, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने मार्कर ये यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, अब ये मार्कर हवा में है, ये एक्स एक्सिस में भी है, ये वाई में भी है और ये जी में भी है। किस तरह से, अगर यहाँ पे बात की जाए, जैसे मैंने ये बनाया हुआ है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस, ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। अब ये जो जी है यहाँ पे आपको इस तरह से बना नजर आ रहा है, ये बोर्ड के बाहर होता है, बेसिकली इस तरह से होता है, ठीक है। यानी अगर ये आपके पास आ गया एक्स एक्सिस और ये आ गया वाई एक्सिस और साथ में ये आ गया जी एक्सिस, ये कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। तीनों आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, तीनों में 90 डिग्री का एंगल बनता है। ये आ गया एक्स, ये आ गया वाई और ये आ गया जी। अब इसके दरमियान में मैं एक वेक्टर रख रही हूँ इस तरह से। अब ये वाला जो वेक्टर है ये एक्स एक्सिस में भी आ रहा है, ये वाई में भी आ रहा है और ये जी में भी आ रहा है, इसको हम बोलते हैं 3 डायमेंशनल। और इसी चीज़ को हमने डिस्कस करना है कि वेक्टर्स इन स्पेस किस तरह से बिहेव करते हैं, इनकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, किस तरह से हम इनको सॉल्व करते हैं, यानी 3D में, 1D में और 2D में किस तरह से। ये आ गया y, ये आ गया x और ये आ गया z और दरमियान में कुछ इस तरह से आपके पास एक वेक्टर पड़ा हुआ है, इसको आप बोलते हो 3 डायमेंशनल में कोई वेक्टर पड़ा हुआ है, ठीक है, x, y और z। आई होप आपको वेक्टर्स और स्पेस दोनों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। वेक्टर्स क्या होते हैं, ऐसी क्वांटिटीज़ जिनका मैग्नीट्यूड भी होता है, जिनकी डायरेक्शन भी होती है, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट किस तरह से करते हैं, ग्राफिकली देखा जाए तो एक एरो की हेल्प से इसको रिप्रेजेंट करोगे, जबकि उसकी लेंथ आपको बताएगी उसके मैग्नीट्यूड के बारे में और उसका जो हेड है, एरो हेड है, वो आपको बताएगा उसकी डायरेक्शन के बारे में। और अगर आपने इसको ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है, यानी लिखना है आपने कि कोई भी वेक्टर ए है, फॉर एग्जाम्पल ये वेक्टर ए है, ठीक है, तो आप इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करोगे, इसके ऊपर एक छोटा सा एरो डाल के। उसके बाद हमने स्पेस को देखा, स्पेस क्या होती है, ऐसी जगह जहाँ चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं या मूव करती हैं। 1D भी हो सकती है, 2D भी हो सकती है, 3D भी हो सकती है। और हमने स्पेस में वेक्टर्स को भी देख लिया कि 1D में किस तरह से होता है, ठीक है, 2D में किस तरह से वेक्टर्स होते हैं और 3D में वेक्टर्स किस तरह से होते हैं। अब आगे बात करते हैं वेक्टर्स की टाइप्स पे कुछ, कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर क्या होता है। तो सबसे पहले आते हैं पोजीशन वेक्टर पे कि व्हाट इज़ पोजीशन वेक्टर। अब पोजीशन के वर्ड से ही आपके माइंड में आना चाहिए कि ऐसा वेक्टर जो किसी पॉइंट की पोजीशन को बताएगा, ठीक है, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, उसको हम बोलेंगे पोजीशन वेक्टर। यहाँ पे पहले मैं लिख लेती हूँ कि अब हम क्या चीज़ देखने लगे हैं, पोजीशन वेक्टर। तो ऐसा वेक्टर जो कि आपको किसी पॉइंट की पोजीशन के बारे में बताएगा, उसको हम बोलेंगे पोजीशन वेक्टर। अब यहाँ पे 3D स्पेस ही ले लेते हैं, ये आ गया आपका एक्स एक्सिस, ये आ गया आपका वाई एक्सिस और ये आ गया जी एक्सिस, ठीक है। अब मैं कहती हूँ कि कोई भी पॉइंट है मेरे पास, ये एक पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट की पोजीशन को बताओ। तो आप क्या करोगे, आप ओरिजिन से, ये इसका होता है ओरिजिन, ठीक है, आप ओरिजिन से एक वेक्टर ड्रॉ कर दोगे जो कि आपको उस पॉइंट की पोजीशन को बताएगा, उसको हम बोलेंगे पोजीशन वेक्टर, ठीक है। यानी फॉर एग्जांपल मेरे पास पॉइंट था ये, ठीक है, ये कोई भी पॉइंट है, मैं एक वेक्टर ड्रॉ कर दूंगी इस पॉइंट तक जो कि मुझे इस पॉइंट की पोजीशन को बताएगा। 3D में हम बात कर रहे हैं, इसको हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। 2D में भी हो सकता है, अगर मैं 2 डायमेंशन की बात करूँ, सिर्फ एक्स और वाई है, ठीक है, और ये कोई भी पॉइंट है, आपने इसकी पोजीशन बतानी है, तो आप क्या करोगे, ओरिजिन से लेके उस पॉइंट तक एक वेक्टर ड्रॉ कर दोगे और उसी वेक्टर को आपने नाम दिया है पोजीशन वेक्टर का, ठीक हो गया। तो पोजीशन वेक्टर क्या होता है, ये आपको किसी भी पॉइंट की पोजीशन को बताता है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। अगर हम ड्रॉ करें तो किस तरह से होगा, ये आ गया एक्स एक्सिस, ये आ गया वाई एक्सिस, ये आ गया जी एक्सिस और ये आ गया इसका ओरिजिन, और आपने एक वेक्टर ड्रॉ करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी ये एक पॉइंट है और इस पॉइंट की पोजीशन को लोकेट करने का बोला गया है, तो आप ओरिजिन से लेके इस पॉइंट तक एक वेक्टर ड्रॉ कर दोगे और यहाँ पे आप लगा दोगे एक एरो हेड, ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा वेक्टर। इसको आप बेशक नाम दे लो आर का, कि आर क्या है, एक पोजीशन वेक्टर है। अब अगर हमें कहा जाए कि किसी वेक्टर का आपने मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, तो वो आप किस तरह से करोगे, उस चीज़ का देखते हैं फार्मूला। फिलहाल हमने 3 चीज़ें डिस्कस की, सबसे पहले वेक्टर्स, उसके बाद स्पेस, उसके बाद पोजीशन वेक्टर। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं इसके मैग्नीट्यूड पे कि इसका हम मैग्नीट्यूड किस तरह से फाइंड करेंगे। तो इसका एक ही फार्मूला आपने याद रखना है। जो वेक्टर होता है ना, बेसिकली उसके पास क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है, मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होती है। मैग्नीट्यूड प्लस, मैं इसको लिख भी देती हूँ, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन,
डायरेक्शन को हम आगे जाके डिस्कस करेंगे कि इसको हम बोलते क्या हैं। लेकिन मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट किस तरह से करते हैं, या तो आप सिंपल ए लिख दोगे, यानी ये वेक्टर है ना, वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए आप क्या करते हो, ऊपर एक एरो डालते हो, ठीक है। और अगर आपने वेक्टर के मैग्नीट्यूड को सिर्फ लिखना है तो आप क्या करोगे, सिंपल ए लिखोगे, या ए के आगे पीछे आप इस तरह से 2 लाइन्स डालोगे, आप कह सकते हो इसका मॉड लिख लोगे आप, ठीक है। इस तरह से भी लिख सकते हो और इस तरह से भी लिख सकते हो, या सिंपल ए लिख दो या फिर ए का मॉड लिख दो। तो ये आपके पास क्या है, इसका मैग्नीट्यूड। अब इसके मैग्नीट्यूड को फाइंड करने का फार्मूला है, ठीक है। किस तरह से वो चीज़ें देखते हैं, जब हमने 1D 2D और 3D की बात की थी, पहले हम 2D और 3D को देख लेते हैं। 2D में हमने एक वेक्टर ड्रॉ किया था कुछ इस तरह से, ठीक है, और उसके 2 कंपोनेंट्स बने थे, एक इसका बना था y कंपोनेंट, एक इसका बना था x कंपोनेंट, ठीक है। ये वेक्टर a है, इसके 2 कंपोनेंट्स आपके पास बने हैं, कौन कौन से, x और y, ठीक हो गया। इसी तरह अगर हम 3D की बात करें, फॉर एग्जांपल ये एक वेक्टर है जो 3D में है, इसके अब 3 कंपोनेंट्स बने हैं, x b, y b और z b, यानी 3D में आप इसके कंपोनेंट्स किस तरह से लिखोगे, x, y और z। अब अगर आपको कहा जाए आपने इसका फाइंड करना है मैग्नीट्यूड, तो वो किस तरह से करोगे, उसका फार्मूला है a का मैग्नीट्यूड। अगर हम देखें 2D में तो आप इसको इस तरह से लिखोगे, स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, यानी इसके कंपोनेंट्स के स्क्वायर को आपने ऐड करके इसका ले लेना है स्क्वायर रूट, तो आपके पास क्या आ जाएगा, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। अगर हम बात करें 3 डायमेंशन की, मैं एक दफ़ा चेक कर लूँ ये नज़र आ रहा है कैमरा में या नहीं आ रहा है। अच्छा, अगर मैं बात करूँ 3 डायमेंशन की, ठीक है, उसमें आप किस तरह से इसका मैग्नीट्यूड को लिखोगे, a का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, अब इसके 3 कंपोनेंट्स बने हुए थे, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। इस फार्मूला को आपने याद कर लेना है कि किसी भी वेक्टर का जब हमने मैग्नीट्यूड फाइंड करना होता है, मोस्टली हम 3D को ही डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में, तो आपने ये वाला फार्मूला याद रखना है, स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। इस तरह से आप किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करते हो। मैग्नीट्यूड की बात तो हो गई, अब आते हैं डायरेक्शन पे। अब डायरेक्शन पे आने के लिए आपको समझ आनी चाहिए यूनिट वेक्टर की, कि यूनिट वेक्टर क्या होता है। तो इसको मैं यहाँ से करती हूँ इरेज, ये लिखा रहने देते हैं, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। ये किसकी हमने बात की थी, वेक्टर्स की, कि वेक्टर्स क्या होते हैं, जिनके पास मैग्नीट्यूड होता है और साथ में डायरेक्शन। अब आते हैं यूनिट वेक्टर पे, पहले मैं इसको यहाँ पे लिख देती हूँ, यूनिट वेक्टर। तो व्हाट इज़ यूनिट वेक्टर, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है उसको हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर। यूनिट के नाम से ज़ाहिर है, यूनिट किसको कहते हैं, 1 को। तो ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा उसको हम क्या कहेंगे, यूनिट वेक्टर कहेंगे। अब है तो ये वेक्टर ही, वेक्टर के पास 2 ही चीज़ें होती हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होती है। अब ऐसा वेक्टर ये है जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, तो इसके पास पीछे क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन। ये वेक्टर है ना, इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, दोनों चीज़ें हैं, ठीक है। अब मैग्नीट्यूड अगर इसका हो गया है 1, तो पीछे इसके पास क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन। तो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूनिट वेक्टर को यूज़ करते हैं। मैग्नीट्यूड का आपने देख लिया, उसको फाइंड करने के लिए हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे 3D में, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर का स्क्वायर रूट। लेकिन अगर हमें बतानी है डायरेक्शन किसी चीज़ की, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, यूनिट वेक्टर को यूज़ करते हैं। अब यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट किस तरह से करते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई भी वेक्टर है आपके पास a, अगर आप इसका यूनिट वेक्टर लिखना चाहो तो आप क्या करोगे, उसके ऊपर कैप डाल दोगे। ये रिप्रेजेंटेशन है यूनिट वेक्टर की। वेक्टर को कैसे लिखते हैं, ए के ऊपर आप एरो डाल देते हो, तो यहाँ पे यूनिट वेक्टर को लिखने के लिए आप क्या करोगे, ए के ऊपर एक छोटी सी कैप डाल दोगे। अब वेक्टर किसके इक्वल होता है, अब देखते हैं इसको ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन में। ये आ गया आपके पास वेक्टर, ठीक है, और वेक्टर के पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, सिंपल ए लिख दो या फिर मॉड लिख दो, एक ही बात है, ठीक है। और दूसरी चीज़ इसके पास क्या होती है, डायरेक्शन, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं यूनिट वेक्टर से। और यूनिट वेक्टर को आप कैसे लिखते हो, ए के ऊपर आप एक कैप डाल दोगे, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगा पूरा का पूरा ए वेक्टर। ये एक वेक्टर ए है जिसके पास क्या है, मैग्नीट्यूड है, जिसको आप इस तरह से रिप्रेजेंट करोगे, और साथ में इसके पास डायरेक्शन है, यानी कि यूनिट वेक्टर, जिसको आप इस तरह से लिखोगे, ठीक हो गया। अब यहाँ से अगर मैं कहूँ कि यूनिट वेक्टर मुझे फाइंड करना है, तो मैं किस तरह से करूँगी, ये यहीं पर रहेगा, इसको आके डिवाइड कर दो, तो यहाँ पर आ जाएगा ए वेक्टर डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर। यानी अगर आपने यूनिट वेक्टर निकालना है तो उसके लिए आपने ये फार्मूला याद रखना है कि वेक्टर को आप डिवाइड कर दोगे उसके मैग्नीट्यूड के साथ, तो आपके पास क्या आ जाएगा, यूनिट वेक्टर आ जाएगा। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी कि व्हाट इज़ यूनिट वेक्टर। पोजीशन वेक्टर ऐसा वेक्टर है जो किसी पॉइंट की पोजीशन को बताता है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन।
और यूनिट वेक्टर क्या है, ये आपको सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन के बारे में बताता है, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड 1 है तो ये वेक्टर के मैग्नीट्यूड पे भी कोई असर नहीं डालेगा। मैग्नीट्यूड इसका 1 है, इसके पास सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन है। तो अगर आपने किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को बताना है तो उसके लिए आप यूनिट वेक्टर यूज़ करते हो। अब डायरेक्शन को किस तरह से बताएंगे वो चीज़ भी देख लेते हैं। इसको ना यहाँ से ही देख लेते हैं, यहीं से इसको देखते हैं। ये आपके पास आ गया x, ये आ गया y, ये आ गया z। अगर मैं बात करूँ कि कोई भी एक वेक्टर है जो सिर्फ और सिर्फ x डायरेक्शन में है, ठीक है, कोई भी एक वेक्टर है जो सिर्फ और सिर्फ x डायरेक्शन में है, तो आप एक यहाँ से यहाँ तक एक यूनिट वेक्टर निकाल लो, छोटा सा, ये उसको आप रिप्रेजेंट करोगे i से, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि कोई वेक्टर x डायरेक्शन में है तो उसकी डायरेक्शन बताने के लिए जो हम यूनिट वेक्टर यूज़ करते हैं वो होता है i। अगर मैं कहूँ कि वो y डायरेक्शन में है, ठीक है, तो उसको बताने के लिए हम यूनिट वेक्टर यूज़ करते हैं j। और अगर मैं कहूँ कि वो z डायरेक्शन में है तो उसको हम बताने के लिए यूनिट वेक्टर यूज़ करते हैं k, ठीक हो गया। अगर हमने किसी वेक्टर की डायरेक्शन को बताना है कि वो x एक्सिस में है तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे i के साथ। i के ऊपर आपने छोटी सी कैप डाल दी, ठीक है। अच्छा, अगर आपने बताना है कि वेक्टर y डायरेक्शन में है तो आप इस तरह से लिखोगे। अगर आपने बताना है कि वेक्टर z डायरेक्शन में है तो आप k के ऊपर छोटी सी हैट डाल दोगे, ठीक है। तो x एक्सिस को बताने के लिए i यूज़ करते हैं, y एक्सिस को बताने के लिए j यूज़ करते हैं और z एक्सिस को बताने के लिए k यूज़ करते हैं। अगर मैं आपको कहूँ कि ये वेक्टर है a, ठीक है, x y z, इसको आपने लिखना है, ठीक है, यानी डायरेक्शन समेत लिखना है। मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन कैसे लिखोगे, ये आपके पास आ गया वेक्टर a जो कि किसके इक्वल होगा, x i प्लस y j और प्लस z k, प्लस z k। इस तरह से आप इस वेक्टर को रिप्रेजेंट करोगे। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर होंगी यूनिट वेक्टर तक। अब आगे इससे ज़रा सा हट के डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, बाकी सारी चीज़ें तो वेक्टर्स से रिलेटेड ही थी। आगे बात आती है डायरेक्शन एंगल्स की। डायरेक्शन एंगल्स क्या होते हैं और डायरेक्शन कोसाइंस क्या होती हैं, ठीक है। इसको यहाँ से कर देते हैं इरेज, इसका मेरे ख्याल में कोई काम नहीं है, बल्कि इसको यहाँ से इरेज कर देते हैं। अब हमने आना है इस साइड पे, ठीक हो गया। अच्छा, तो व्हाट आर डायरेक्शन कोसाइंस, यहाँ पे पहले मैं मेंशन कर देती हूँ। हम देखने लगे हैं कि डायरेक्शन कोसाइंस इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके डायरेक्शन कोसाइन से रिलेटेड हैं। अच्छा, अब यहाँ पे आपको एक 3D बना नज़र आ रहा है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस, ठीक है। अगर मैं कोई एक वेक्टर ड्रॉ करती हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक, फॉर एग्जांपल कोई भी एक पोजीशन वेक्टर है, ठीक है, वेक्टर को आप ए का नाम दे लो, कोई भी एक ए वेक्टर है। अब ये वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ भी कोई ना कोई एंगल बना रहा है, ये वेक्टर वाई के साथ भी कोई ना कोई एंगल बना रहा है और ये वेक्टर जी के साथ भी कोई ना कोई एंगल बना रहा है, तीनों के साथ बना रहा है, एक्स के साथ भी, वाई के साथ भी और जी के साथ भी। किस तरह से वो चीज़ एक दफ़ा देख लेते हैं। यहाँ पे ये आ गया आपका एक्स एक्सिस, ये आ गया आपका वाई एक्सिस और ये आ गया आपका जी एक्सिस, ठीक है, तीनों आ गए एक्स, वाई और जी। मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे एक वेक्टर है, इस तरह से ओरिजिन से लेके यहाँ तक आपने एक वेक्टर ए ड्रॉ किया हुआ है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस, और ये आ गया एक वेक्टर ए। अब देखिए ये वेक्टर तीनों के साथ एंगल बना रहा है, एक्स एक्सिस के साथ भी इसका कोई ना कोई एंगल है, ठीक है, वाई के साथ भी कोई ना कोई एंगल है और जी के साथ भी इसका कोई ना कोई एंगल है। अब यहाँ पे रिप्रेजेंट करने में प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन यहाँ से आपको क्लियरली समझ आएगी कि जी के साथ भी जो है वो इसका एंगल बन रहा है, वाई के साथ भी एंगल बन रहा है और एक्स के साथ भी इसका कोई ना कोई एंगल बन रहा है, ठीक है। अब इन एंगल्स को हम नाम दे लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो एक्स के साथ एंगल बन रहा है उसको हम नाम देते हैं अल्फ़ा का, जो एक्स के साथ एंगल है उसको हमने नाम दे दिया अल्फ़ा का, जो वाई के साथ एंगल है इसको हमने नाम दे दिया बीटा का, गैमा नहीं, यहाँ पे बीटा आता है, और जो जी एक्सिस के साथ इसका एंगल बन रहा है उसको हमने नाम दे दिया गैमा का, ठीक है। अब इनको हम बोलते हैं डायरेक्शन एंगल्स, ठीक है। ये जो एंगल्स बन रहे हैं, जो ये वेक्टर एक्स, वाई और जी एक्सिस के साथ बना रहे हैं, इनको हम क्या कहते हैं, डायरेक्शन एंगल्स। यहाँ पे लिख भी देती हूँ, ये आपके पास हैं डायरेक्शन एंगल्स। अब इन्हीं एंगल्स का अगर मैं कॉज ले लूँ, उनको हम बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है। इन्हीं एंगल्स का अगर मैं कॉज ले लूँ, फॉर एग्जांपल अल्फ़ा के लिए अगर मैं कॉज अल्फ़ा ले लूँ, फिर कॉज बीटा ले लूँ और फिर कॉज गैमा ले लूँ, इसको हम बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है। जो एंगल वेक्टर बना रहा है एक्स, वाई और जी के साथ, उनको हम बोलेंगे डायरेक्शन एंगल्स। और अगर हम इनका कॉज ले लें तो आपके पास क्या आ जाएगा, डायरेक्शन कोसाइंस, कॉज अल्फ़ा, कॉज बीटा एंड कॉज गैमा। अब वैसे तो अगर आपने फाइंड करना है, आपको अगर ये एंगल्स पता हो, आप इनका कॉज लो तो आपके पास आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ तो आप एंगल किस तरह से फाइंड करोगे, उसको फाइंड करने के लिए एक अलग तरीका है जो कि अभी आपने सीखना है और आगे क्वेश्चंस में हम उसको यूज़ भी करेंगे। अब इसके लिए पहला स्टेप ये होता है कि आप इसका यूनिट वेक्टर निकालते हो, ठीक है।
डायरेक्शन को साइंस निकालने के लिए पहला स्टेप आपका यही है कि आपने क्या करना है, इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। अब यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर और डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले यूनिट वेक्टर किस तरह से निकालोगे। फॉर एग्जांपल कोई भी एक वेक्टर आपको दिया हुआ है, वेक्टर ए है, ठीक है, वेक्टर ए आप कह लो एक्स आई प्लस वाई जे और प्लस जी के। ये एक्स वाई जी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, मैं आपको जनरली समझा रही हूँ कि कोई भी वेक्टर ए है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के, ठीक है। आपने निकालना है इसका यूनिट वेक्टर। पहले आपको इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना पड़ेगा। मैग्नीट्यूड के लिए आप क्या करोगे, इसका मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, ऐसे आएगा ना इसका मैग्नीट्यूड। अच्छा, अब नेक्स्ट चीज़, मैग्नीट्यूड यहाँ पे आ जाएगा, बल्कि इसका तो यही आएगा, वैल्यू से नहीं पुट करनी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। अब यूनिट वेक्टर के लिए मैग्नीट्यूड भी आ गया, वेक्टर भी आपके पास है, यूनिट वेक्टर निकालो, क्या आ जाएगा इसका, एक्स आई, एक्स साथ में आई डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, यहाँ पे वाई जे डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट और प्लस जी के, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे जो आई के साथ वाला होता है ना, ये इसको हम बोलते हैं कॉज अल्फ़ा। मैं एक दफ़ा चेक कर लूँ, नज़र आ रहा है यहाँ पे या नहीं आ रहा है। अच्छा, जो आई के साथ होते हैं इसको हम बोलते हैं कॉज अल्फ़ा, जो जे के साथ होता है इसको हम बोलते हैं कॉज बीटा, और जो के साथ होता है इसको हम बोलते हैं कॉज गैमा। तो इस तरह से आपने डायरेक्शन को साइंस निकालने हैं। जब क्वेश्चन करेंगे ज़्यादा बेहतर आपको समझ आएगी कि आपने क्या करना है। सबसे पहले इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। यूनिट वेक्टर निकाल के जो आंसर आएंगे उसमें से जो आई के साथ होगा वो होगा कॉज अल्फ़ा, जो जे के साथ होगा वो होगा कॉज बीटा, और जो के साथ होगा वो होगा कॉज गैमा। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर होगी। फिर कह रही हूँ, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको इस टॉपिक की बेहतर समझ आएगी कि डायरेक्शन को साइंस क्या है। बस आपने इतना याद रखना है कि अगर एक वेक्टर है वो एक्स वाई जी एक्सिस के साथ कोई एंगल बना रहा है, उनको हम बोलते हैं डायरेक्शन एंगल्स, जो कि अल्फा बीटा और गैमा है। और अगर उन्हीं एंगल्स का हम कॉज ले लें तो उसको हम बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है, कॉज अल्फा, कॉज बीटा एंड कॉज गैमा। और निकालते किस तरह से हैं, उसके लिए सबसे पहले आपने यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, और वो हम क्वेश्चंस में चल के इंशाल्लाह डिटेल से देखेंगे। अभी तक हमने वेक्टर्स के बारे में पढ़ा, स्पेस के बारे में पढ़ा कि स्पेस क्या होती है, वेक्टर्स इन स्पेस क्या होते हैं। उसके बाद हमने वेक्टर्स की ज्योमेट्रिकल और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखी। फिर हमने 1D 2D और 3D के बारे में देखा। उसके बाद हमने पोजीशन वेक्टर देखा। फिर हमने उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना सीखा। उसके बाद हमने यूनिट वेक्टर देखा। एंड पे हमने डायरेक्शन को साइंस और डायरेक्शन एंगल्स को डिस्कस किया। अब चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है, लेट u इज इक्वल टू 3i प्लस 2j माइनस 5k, v इज इक्वल टू i माइनस 5j माइनस k एंड w इज इक्वल टू माइनस 4i माइनस j प्लस 7k, फाइंड द फॉलोइंग। अब आपने कन्फ्यूज नहीं होना, आपकी बुक में उसने वेक्टर्स को इस तरह से रिप्रेजेंट किया हुआ है, इसकी बजाय उसने ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, u फिर v फिर w, और यूनिट वेक्टर्स के नीचे भी उसने इस तरह से लाइन लगाई हुई है। तो आप ऊपर भी लगा सकते हो, नीचे भी लगा सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो आपने फाइंड क्या करना है, 3 वेक्टर्स आपको गिवन है। इसका पहला पार्ट है आपने फाइंड करना है u प्लस 2v प्लस w। तो देखते हैं किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले वेक्टर क्या है आपके पास, पहले इसको ना एज इट इज लिखते हैं, u प्लस 2v प्लस w, ये आपने फाइंड करना है। अब u क्या है, 3i प्लस 2j माइनस 5k, ठीक है, प्लस 2 इंटू v क्या है, i माइनस 5j और माइनस k, और साथ में आ गया प्लस w। w क्या है आपके पास, माइनस 4i माइनस j और प्लस 7k। अच्छा, पहले 2 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। ये क्या आ जाएगा, एज इट इज़ 3i प्लस 2j माइनस 5k प्लस 2i प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5 2 ज़ार 10j और माइनस यहाँ पे आ जाएगा 2k, और ये आ जाएगा माइनस 4i माइनस j और प्लस 7k। अब आपने इनको ऐड किस तरह से करना है, i वालों को i वालों के साथ, j को j के साथ और k को k के साथ। तो पहले i वाले सारे इकट्ठे कर लेते हैं। यहाँ पे कौन कौन सा है, 3 है, साथ में 2 है और फिर माइनस 4 है। 3 प्लस 2 क्या हो जाएगा 5, और 5 माइनस 4 क्या आ जाएगा आपके पास 1, यानी कि 1i। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, सिंपल i, ठीक है, 1i या i एक ही बात है। नेक्स्ट आपके पास क्या है, j देख लो, 2j, फिर है माइनस 10j और फिर है
माइनस जे। तो इसको ऐड करो कितना आ जाएगा 2 -10 -8 और -8 -1 -9। तो यहाँ पे आ जाएगा -9j। अब के को देख लेते हैं। -5 के -2 के क्या बन जाएगा -7 के -7 + 7 क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 के। ऐसे भी ठीक है, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो I -9j, क्योंकि के तो है ही 0 एंड दैट इज़ योर आंसर। सिंपली तीनों वेक्टर्स आपको दिए हुए हैं, आपने उन वेक्टर्स को ऐड करना है जिस तरह से उसने क्वेश्चन में लिखा हुआ है। u + 2v + w था, तो पहले आपने v को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, उसके बाद i वाली टर्म्स को आपस में ऐड किया, j वाली टर्म्स को आपस में ऐड किया और k वाली टर्म्स को आपस में ऐड किया। एंड पे आपके पास आंसर आ गया I -9j। ये था आपका पार्ट नंबर 1। नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 2 है v - 3w। तो सबसे पहले इसको एज इट इज़ लिखते हैं v - 3w, ये आपने फाइंड करना है। अब v क्या है यहाँ पे I -5j और -k। वेक्टर का साइन डालना आपने नहीं भूलना, ये लाइन लाजमी लगानी है साथ में। -3 × w क्या है आपके पास -4i -j और +7k। पहले 3 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये एज इट इज़ आएगा I -5j -k। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 4 = 12 और यहाँ पे आ जाएगा साथ में I। माइनस माइनस प्लस 3 × 1 3, तो यहाँ पे आ जाएगा j। ठीक है, माइनस प्लस माइनस 7 3 = 21 और साथ में क्या आ जाएगा k। ओके हो गया। अच्छा, अब i वालों को i वालों में ऐड करना है, j वालों को j में और k वालों को k वाले के साथ। तो i + 12i कितना बन जाएगा आपके पास 13i। ठीक है, -5j + 3j क्या आ जाएगा -2j। -k -21k क्या बन जाएगा -22k एंड दैट इज़ योर आंसर। ये था आपका पार्ट नंबर 2। नेक्स्ट इसका पार्ट 3 है 3v + w का मॉड। अब इसका क्या मतलब है कि आपने इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। अब मैग्नीट्यूड फाइंड करने से पहले आपको 3v + w फाइंड करना पड़ेगा, जो उसका आंसर आएगा देन आप उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करोगे। तो सबसे पहले फाइंड करते हैं 3v + w को। तो 3 एज इट इज़, v वेक्टर आपने लिखना है जो कि क्वेश्चन में गिवन है, विच इज़ I -5j -k और प्लस w है विच इज़ -4i -j और +7k। 3 को अंदर मल्टीप्लाई करो क्या आ जाएगा 3i + -5 3 = 15j और -3k आ जाएगा। प्लस माइनस माइनस 4i, यानी सारे साइन सेम ही आएंगे क्योंकि बाहर प्लस का साइन है, और यहाँ पे आ जाएगा +7k। ठीक हो गया। i वालों को i में ऐड करना है, 3i - 4i क्या बन जाएगा -i। ठीक है, यानी -1i या -i एक ही बात है। अच्छा, -15j और -j आपके पास क्या बन जाएगा -16j और -3 + 7 आपके पास क्या बन जाएगा +4k। ठीक हो गया। यहाँ पे आप बेशक 1 लिख लो, आगे के लिए आप को समझने में आसानी होगी। अब आपने फाइंड करना है इसका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का फार्मूला क्या था, √(x² + y² + z²। तो आपने बस वही फार्मूला यहाँ पे पहले लिखना है और उसके बाद इसमें पुटिंग करनी है। आपने मैग्नीट्यूड फाइंड करना है किसी भी वेक्टर का, तो वो किसके इक्वल था √(x² + y² + z²। ठीक हो गया। अब ये x है, ये y है और ये क्या है z है, तो बस वही आपने लिखना है। यहाँ पे क्या आ जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस -16 का स्क्वायर और +4 का स्क्वायर, और ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट। -1 का इक्वल टू 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 16 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 256 और +4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा आपके पास 16। इन सबको ऐड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 273। ठीक हो गया, 273 और ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट एंड दैट इज़ योर आंसर। ये था आपका पार्ट नंबर 3 और यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर v एंड राइट द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ v। अब आपने इस क्वेश्चन में 2 काम करने हैं। एक तो आपने वेक्टर v का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है और उसके बाद इसके डायरेक्शन को साइंस फाइंड करने हैं। वैसे भी डायरेक्शन को साइंस फाइंड करने के लिए हम यूनिट वेक्टर फाइंड करते हैं और यूनिट वेक्टर फाइंड करने के लिए मैग्नीट्यूड तो चाहिए होता है। तो पहले हम इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं। v वेक्टर आपको गिवन है, इसका पार्ट 1 है विच इज़ -3i - 2j + 6k। अब आपने फाइंड करना है इसका मैग्नीट्यूड, तो वो क्या आ जाएगा, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपने लेना है जो क्या आएगा √(-3 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर और +6 का स्क्वायर। बस आपने फार्मूला अच्छी तरह से याद कर लेना है। तो बल्कि यहाँ पे -3 नहीं आता, सॉरी +3 ही है,
+3 है, -3 नहीं है, ठीक है। अच्छा 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 9 प्लस 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4 प्लस 6 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 36, ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट। इन सबको ऐड करोगे तो आ जाएगा 49, इसका स्क्वायर रूट लोगे तो आंसर आपके पास क्या आएगा 7। यानी कि इस v वेक्टर का आपने मैग्नीट्यूड फाइंड किया जो कि किसके इक्वल आया है 7 के। अब आपने फाइंड करने हैं डायरेक्शन कोसाइंस। अब उसका तरीका क्या था, आपने सबसे पहले यूनिट वेक्टर को निकालना है। यूनिट वेक्टर अगर v का निकालें तो किसके इक्वल आएगा v वेक्टर डिवाइडेड बाय v वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब v वेक्टर क्या है आपके पास 3i माइनस 2j और प्लस 6k और डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड क्या है आपके पास 7, ठीक है, जो कि आपने अभी फाइंड किया है। अब इसको मैं अलग अलग करके भी लिख सकती हूँ, ठीक है। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 3i/7 माइनस 2j ओवर 7 और प्लस 6k/7। अब मैंने क्या कहा था, i के साथ वाले क्या होंगे cos अल्फ़ा, j के साथ वाला होगा cos बीटा, k के साथ वाला होगा cos गैमा। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा cos अल्फ़ा आ जाएगा 3/7, cos बीटा क्या आ जाएगा आपके पास 2/7 और cos गैमा क्या आ जाएगा आपके पास 6/7। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो या आप डायरेक्ट यहाँ पे इसके बाद ऐसे लिख सकते हो 3/7, 2/7 और 6/7। ये आपके पास क्या है इसके डायरेक्शन कोसाइंस है। इस तरह से लिख लो तब भी ठीक है, ऐसे लिख लो तब भी ठीक है। ये था आपका पार्ट नंबर 1। नेक्स्ट पार्ट 2 है v इज इक्वल टू -4i + 4j + 2k। सबसे पहले आप v वेक्टर को एज इट इज़ लिख लो विच इज़ -4i + 4j और प्लस 2k। सबसे पहले आपने क्या फाइंड करना है इसका मैग्नीट्यूड। तो v का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल आ जाएगा, बस फार्मूला माइंड में रखना है, -4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर। यह आ जाएगा 16 + 16 + 4, यह आ गया 32 + 4 आ जाएगा 36 और इसका आ जाएगा स्क्वायर रूट। तो यहाँ से v का मैग्नीट्यूड आ जाएगा आपके पास 6 के इक्वल। अब आपने डायरेक्शन को साइंस निकालने हैं, उसके लिए आप क्या करते हो यूनिट वेक्टर फाइंड करते हो। तो v का यूनिट वेक्टर किसके इक्वल होगा v वेक्टर डिवाइडेड बाय v का मैग्नीट्यूड, v वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा v वेक्टर लिख लो विच इज़ -4i + 4j + 2k और डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड आया है 6। पहले इनको अलग अलग करके लिख लेते हैं। तो ये आ जाएगा -4i/6 + 4j/6 और प्लस 2k/6। अब चाहो तो cos अल्फ़ा, cos बीटा, cos गैमा की फॉर्म में लिखो या इनको ऐसे ही लिख लो डायरेक्ट डायरेक्शन को साइंस को। -4/6 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 4/6 और यहाँ पे आ जाएगा 2/6। इनको फर्दर अगर हम कट करें तो क्या आ जाएगा यहाँ पे -2/3, यहाँ पे आ जाएगा 2/3 और यहाँ पे आ जाएगा 1/6 एंड दैट इज़ योर 1/3 नॉट 6, 1/3 एंड दैट इज़ योर आंसर। ये था आपका पार्ट नंबर 2। नेक्स्ट है इसका पार्ट नंबर 3 विच इज़ v इज़ इक्वल टू -6i + 8j। तो पहले हम वेक्टर v लिख लेते हैं विच इज़ -6i + 8j। पिछले क्वेश्चंस भी हमने 3D के किए हैं तो इसको भी हम 3D में ही लिख लेते हैं। k यहाँ पे नहीं है, इसका मतलब है k क्या है 0 है, तो इसको आप k के साथ लिख लो -6i + 8j + 0k। नहीं भी लिखो तो भी ऐसा फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हम 3D में ही सॉल्व कर रहे हैं तो बेहतर है कि आप लिख लो। अच्छा उसके बाद आपने इसका फाइंड करना है मैग्नीट्यूड। तो वो क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ -6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर और प्लस 0 का स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा 36 + 64 और प्लस 0। 36 + 64 इज इक्वल टू 100। 100 का स्क्वायर रूट आपके पास क्या आ जाएगा 10, यानी कि v का मैग्नीट्यूड आपके पास आ गया 10। अब आपने v यूनिट वेक्टर निकालना है विच इज़ इक्वल टू v वेक्टर ओवर v वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये आ जाएगा -6i + 8j + 0k डिवाइडेड बाय 10। इसको पहले अलग अलग करके लिख लो -6i/10 + 8j/10 और प्लस 0k/10, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे आप डायरेक्शन को साइन से लिख लो -6/10 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 8/10 और यहाँ पे आ जाएगा 0/10 यानी कि 0। -6/10 को सॉल्व करो फर्दर तो आ जाएगा -3 और यहाँ पे आ जाएगा 5, ठीक है। 2 3 = 6 और 2 5 = 10, यहाँ पे आ जाएगा 2 4 = 8 और 2 5 = 10 और ये आ गया 0। ये था आपका पार्ट नंबर 3 और यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड t सो दैट mod of 2i + t - 1j + tk is equal to square root 13।
आपने टी की वैल्यू को फाइंड करना है जबकि ये चीज़ आपको गिवन है। तो सबसे पहले इसको एज इट इज़ लिखते हैं, मॉड ऑफ 2i प्लस टी माइनस 1 जे प्लस टी के और इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट 13। अब इस मॉड का क्या मतलब है कि आपने इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। बस फार्मूला आपने याद रखना है कि आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस टी माइनस 1 का स्क्वायर और प्लस टी का स्क्वायर इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट 13। अब इसका स्क्वायर ले लो कि आ जाएगा 4 प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा प्लस टी का स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 13। टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर 2t स्क्वायर माइनस 2t और यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस 5 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 13 और यहाँ पे भी आ जाएगा इसका स्क्वायर रूट। अब आपने क्या करना है, दोनों साइड पे लेना है स्क्वायर ताकि ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो। सो यहाँ पे आप पहले लिखोगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, यहाँ पे आ जाएगा स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। तो ये क्या आ जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, मतलब स्क्वायर रूट जो है वो स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। तो आ जाएगा 2t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 5 इज इक्वल टू 13। इस 13 को उठा के इधर ले आओ तो क्या आ जाएगा 2t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 5 माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा 2t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब ये हो गया सिंप्लीफाई। फर्दर इसको आपने कैसे सिंप्लीफाई करना है, इन सब में से 2 कॉमन आ रहा है, ले लो। यहाँ पे आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 4 इज इक्वल टू 0। 2 उधर जाके हो जाएगा 0, तो पीछे आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब आपने करना है इसको फैक्टराइज, और उसका तरीका क्या है, या तो मिड टर्म ब्रेक होगी या फिर आपने इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है। अब इसकी मिड टर्म ब्रेक नहीं हो सकती तो आप इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करोगे। तो यहाँ पे a की वैल्यू लिखोगे, स्क्वायर के साथ वाला a होता है, ये आ जाएगा आपके पास b विच इज़ -1 और ये आ जाएगा c विच इज़ -4। अब तक तो आपको ये रट जाना चाहिए क्योंकि आखिरी चैप्टर है और पूरी बुक में हम यही करते रहे हैं। अच्छा, क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है वो भी आपने याद रखना है। अगर t फाइंड करें तो यहाँ पे t लिख लेते हैं, विच इज़ -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। अच्छा, अब करते हैं इसको फाइंड। तो क्या आ जाएगा, सबसे पहले b की वैल्यू पुट करनी है, -b है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बल्कि लिख देते हैं माइनस इंटू -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a क्या है 1, c क्या है -4, बस साइंस का ध्यान रखना है, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। तो ये क्या आ जाएगा 1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 1 ओवर माइनस माइनस प्लस ये आ जाएगा आपके पास 16, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। इसको फर्दर यहाँ पे सॉल्व करते हैं, आ जाएगा 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 17 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। यानी t की वैल्यू आपके पास क्या आई है 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 17 डिवाइडेड बाय 2 एंड दैट इज़ योर आंसर। यही वैल्यू हमने फाइंड करनी थी। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ v इज इक्वल टू -i प्लस 4j माइनस 8k। यानी कि आपने यूनिट वेक्टर को फाइंड करना है इसी वेक्टर के डायरेक्शन में। बेसिकली आपने इसी का यूनिट वेक्टर निकालना है। तो यहाँ पे सबसे पहले वेक्टर लिखते हैं v विच इज़ इक्वल टू -i प्लस 4j माइनस 8k। सबसे पहले आपने इसका फाइंड करना है मैग्नीट्यूड, क्योंकि यूनिट वेक्टर के लिए क्या चाहिए होता है, उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। वेक्टर तो आपको ऑलरेडी गिवन है, तो आपने निकालना है इसका मैग्नीट्यूड, जो कि किसके इक्वल आ जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और प्लस -8 का स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा 1 प्लस 16 प्लस 64, ऊपर आ जाएगा इसका स्क्वायर रूट और ये आ जाएगा आपके पास 81 के इक्वल। स्क्वायर रूट ऑफ 81 इज इक्वल टू 9, यानी कि मैग्नीट्यूड आपके पास किसके इक्वल आया है 9 के। निकालना क्या है आपने यूनिट वेक्टर, और उसका फार्मूला क्या होता है, v का निकाल रहे हो तो v यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू v वेक्टर ओवर v वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो v क्या है आपके पास, इसको बल्कि नीचे ही लिख लेते हैं, -i प्लस 4j माइनस 8k डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड क्या है इसका 9। ऐसे भी आपका आंसर ठीक है, यानी कि v यूनिट वेक्टर आपके पास इसके इक्वल आता है। अगर आप इसको सेपरेट करके लिखना चाहो अलग अलग करके तो ऐसे आ जाएगा -i ओवर 9, ठीक है, और प्लस 4 ओवर 9 साथ में आ जाएगा j और -8 ओवर 9 और साथ में आ जाएगा इसका k। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ़ u इज़ इक्वल टू 2i प्लस j माइनस 3k, v इज़ इक्वल टू -i प्लस 4j प्लस 2k एंड w इज़ इक्वल टू 3i माइनस 2j प्लस k,
फाइंड अ यूनिट वेक्टर पैरेलल टू 4u माइनस 3v प्लस 2w। मेरे ख्याल में एंड से आपको यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा होगा क्या लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन है 4u माइनस 3v और प्लस 2w। अब क्वेश्चन में कह क्या रहा है, 3 वेक्टर्स आपको गिवन है u, v और w। कह रहा है कि आपने यूनिट वेक्टर फाइंड करना है पैरेलल टू दिस, यानी पैरेलल टू दिस आपने यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। मतलब इसी का, ये सॉल्व करोगे जो आंसर आएगा उसी का आपने यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। जहाँ पे भी लिखा होगा ना पैरेलल टू, इसका मतलब है आपको उस चीज़ का यूनिट वेक्टर फाइंड करने का बोल रहा है। ठीक हो गया। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ क्या है, 4u माइनस 3v प्लस 2w, इसको फाइंड करना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4u की वैल्यू पुट करोगे विच इज़ 2i प्लस j माइनस 3k। ठीक हो गया। अच्छा, माइनस 3 इंटू वी की वैल्यू पुट करोगे विच इज़ माइनस i प्लस 4j और प्लस 2k। और यहाँ पे आ जाएगी w की वैल्यू प्लस 2 इंटू w क्या गिवन है, 3i माइनस 2j प्लस k। सबसे पहले 4 को अंदर मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा, 4 2 ज़ार 8, यहाँ पे आ जाएगा 8i प्लस 4j और माइनस 12k, माइनस माइनस प्लस 3i माइनस प्लस माइनस 4 3 ज़ार 12j माइनस प्लस माइनस 3 2 ज़ार 6k, यहाँ पे आ जाएगा प्लस 6i माइनस 4j और प्लस 2k। अब आपने क्या करना है, i वाली टर्म्स को आपस में ऐड करना है। तो यहाँ पे है 8i प्लस 3i प्लस 6i, क्या आ जाएगा 17i। अच्छा, उसके बाद है 4j माइनस 12j माइनस 4j, ये दोनों आपस में हो जाएंगे कैंसिल। तो आपके पास क्या आ जाएगा पीछे सिर्फ माइनस 12j। उसके बाद माइनस 12k माइनस 6k प्लस 2k, तो आ जाएगा माइनस 16k। ये आपके पास क्या आ गया, 4u माइनस 3v प्लस 2w, जो कि आपने फाइंड करना था। ठीक है। या आप एक काम करो, इसको आप लेट कर लो किसी वेक्टर के इक्वल, तो ज़्यादा आसान हो जाएगा। स्टार्टिंग में ही ना आप इसको, मैं यहाँ से रेज करती हूँ और फिर लिखती हूँ उसको अगेन। आप इसको एक वेक्टर के इक्वल लेट कर लो। लेट यहाँ पे uv की फॉर्म में गिवन है, तो आप इसको वेक्टर a लेट कर लो। ठीक है। लेट वेक्टर a इज इक्वल टू 4u माइनस 3v प्लस 2w। इस तरह से लिखना ज़्यादा आसान हो जाएगा। ये पूरा उठा के यहाँ पे लिखने की बजाय बेहतर है कि आप एक छोटा सा वेक्टर यहाँ पे ऐड कर दो विच इज़ वेक्टर a। तो आपने लेट कर लिया कि सारा जो क्वेश्चन में लिखा हुआ था 4u माइनस 3v प्लस 2w, वो वेक्टर a के इक्वल गिवन है, वो वेक्टर a है, सॉरी। ठीक है। उसके बाद आपने सारा का सारा ये फाइंड किया और इसका जो आंसर आया वो आपने लिख दिया वेक्टर a के इक्वल विच इज़ 17i माइनस 12j माइनस 16k। अब आपने क्या करना है, इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। यूनिट वेक्टर का फार्मूला क्या होता है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सॉरी वेक्टर ओवर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो आपको वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। a का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल आएगा, यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 17 का स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 12 का स्क्वायर और प्लस माइनस 16 का स्क्वायर। 17 का स्क्वायर आ जाएगा 289, 12 का स्क्वायर होता है 144, 16 का होता है 196। इन सबको ऐड करोगे तो आपके पास क्या आएगा 689। यानी कि वेक्टर a, ये जो सारा का सारा वेक्टर गिवन है, इसका मैग्नीट्यूड आपके पास क्या आया है, स्क्वायर रूट ऑफ 689। ठीक हो गया। अच्छा, अब आपने इसी वेक्टर का निकालना है यूनिट वेक्टर, जो कि किसके इक्वल आएगा, यहाँ पे वेक्टर आता है, इसका मैग्नीट्यूड नहीं आता, वेक्टर a ओवर इसका मैग्नीट्यूड। ठीक हो गया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, वेक्टर a क्या था, जो पूरा का पूरा आपने फाइंड किया है 4u माइनस 3v प्लस w, जो कि आया है 17i माइनस 12j माइनस 16k ओवर इसका मैग्नीट्यूड क्या आया है, स्क्वायर रूट ऑफ 689, एंड दैट इज़ योर आंसर। ऐसे भी लिख सकते हो और इसको इस फॉर्म में लिख सकते हो 17 ओवर स्क्वायर रूट 689, साथ में आ जाएगा i माइनस 12 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 689, साथ में आ जाएगा j और माइनस 16 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 689, साथ में आ जाएगा k। दैट इज़ योर आंसर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड अ वेक्टर हुज, इसका पहला पार्ट है मैग्नीट्यूड इज़ 5 एंड इज़ पैरेलल टू 3i प्लस 4j माइनस k। सबसे पहले आपने क्वेश्चन को समझना है। कह रहा है कि जिसका मैग्नीट्यूड 5 है और वो पैरेलल है इस वेक्टर के। अब अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि पैरेलल का मतलब है यानी उस वेक्टर का आपने यूनिट वेक्टर निकालना है। अब हमने तो यूनिट वेक्टर फाइंड करना सीखा हुआ है, यानी कि जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, हमने तो वो फाइंड करना सीखा हुआ है। यूनिट का यही मतलब होता है ना, यानी कि फॉर एग्जाम्पल एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है 1,
हमने तो ये फाइंड करना सीखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे बता रहा है कि मैग्नीट्यूड 5 हो जो कि इस वेक्टर के पैरेलल है, यानी कि कुछ इतना कर लो, इसके 5 टाइम्स हमने ये फाइंड करना है। तो हम ये कैसे करेंगे, अगर हम ये 1 वाला फाइंड कर लें, उसके बाद इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास यही नहीं आ जाएगा। अगर 1 फाइंड करके उसको 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर 5 के मैग्नीट्यूड का आएगा ना, यानी कि उसका मैग्नीट्यूड 5 हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, सबसे आसान काम है इस क्वेश्चन का, आपने इसका यूनिट वेक्टर निकालना है, उसके बाद एंड पे आपने उसको 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है और आपका आंसर आ जाएगा। बस क्वेश्चन समझाने का मकसद ये था कि मैग्नीट्यूड इज़ 5 एंड इज़ पैरेलल टू दिस का क्या मतलब है, पैरेलल टू दिस यानी कि इसका आपने यूनिट वेक्टर निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड 5 होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले वेक्टर लिखते हैं विच इज़ 3i + 4j और -k। इसको आप किसी भी एक वेक्टर के इक्वल लेट कर लो। कब से हम u-v-w देखते आ रहे हैं, तो उसको बेशक u के इक्वल लेट कर लो, a के इक्वल लेट कर लो, b के इक्वल लेट कर लो, आपकी अपनी मर्जी है। तो आपने लेट कर लिया इसको u वेक्टर के इक्वल। ठीक है, ऊपर लिख भी देती हूँ, लेट वेक्टर u = 3i + 4j - k। ठीक हो गया। अच्छा, अब आपने क्या करना है, इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। उसके लिए पहले आपको चाहिए होता है मैग्नीट्यूड, तो वो फाइंड कर लेते हैं। क्या आ जाएगा, √3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर और +-1 का स्क्वायर, 9 + 16 + 1 आपके पास क्या आ जाएगा, ये 26। सो इसका मैग्नीट्यूड क्या आ गया आपके पास, √26। अब आपने निकालना है इसका यूनिट वेक्टर, जिसका फार्मूला क्या होता है, u का ले रहे हो तो u यूनिट वेक्टर = u वेक्टर ओवर u का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, u वेक्टर गिवन है 3i + 4j - k ओवर मैग्नीट्यूड क्या है इसका, √26। ये तो इसका यूनिट वेक्टर फाइंड हो गया। अब कहा गया है कि मैग्नीट्यूड इज़ 5, तो आपने क्या करना है, इस यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई कर देना है 5 के साथ, यानी कि 5 को आपने इस यूनिट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो क्या आ जाएगा, 5 इंटू, यहाँ पर आपने एक स्टेटमेंट भी लिख देनी है, मल्टीप्लाई बाय 5। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3i + 4j - k ओवर √26। तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा, 5 3 = 15, तो आएगा 15i, ठीक है, + 5 4 = 20j और -5k ओवर √26। दैट इज़ योर आंसर। और अगर आप इसको अलग अलग करके लिखना चाहो तो वो क्या आ जाएगा, 15i ओवर √26 + 20j ओवर √26 और -5k ओवर √26। ये था आपका पार्ट नंबर 1। नेक्स्ट इसका पार्ट 2 है, मैग्नीट्यूड इज़ 7 एंड इज़ पैरेलल टू -i + j + k। सेम पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, बस इसका मैग्नीट्यूड क्या है, 7 है, यानी एंड पे आपने इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करने के बाद 7 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो लेट कर दो सबसे पहले कि ये u वेक्टर के इक्वल है -i + j और +k। हमने लेट कर लिया सबसे पहले। उसके बाद आपने निकालना है इसका मैग्नीट्यूड, वो क्या आ जाएगा, √, सबके साथ 1 है तो -1 का स्क्वायर +1 का स्क्वायर और +1 का स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, 1 + 1 + 1 विच इज़ इक्वल टू 3। तो इसका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल आ गया, √3 के। अब आपने निकालना है इसका यूनिट वेक्टर, तो वो किसके इक्वल होगा, वेक्टर ओवर उसका मैग्नीट्यूड। तो वो क्या आ जाएगा, वेक्टर है -i + j + k और इसका मैग्नीट्यूड आया है √3। एंड पे आपने क्या करना है, 7 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे आप लिखोगे मल्टीप्लाई बाय 7, ठीक है, यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई लिखना है। मैंने तो शॉर्ट फॉर्म में बस मल्टीप्लाई का सिंबल डाला है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, 7 इंटू -i + j + k ओवर √3। इसको सॉल्व करके क्या आ जाएगा, इसको आगे लिख लेते हैं। यहाँ पे -7i + 7j और +7k डिवाइडेड बाय √3 डिवाइडेड बाय √3 डिवाइडेड बाय √3 एंड दैट इज़ योर आंसर। ये था आपका पार्ट नंबर 2 और यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। इफ़ u = दिस, v = दिस एंड w = दिस, 3 वेक्टर्स आपको गिवन हैं, u, v और w, रिप्रेजेंट द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। अगर ये तीनों वेक्टर्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं साइड्स ऑफ ट्रायंगल को, आपने x और y की वैल्यू को फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y।
अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। सबसे पहले हम समझते हैं कि साइड्स ऑफ ट्राइंगल ये बनाएंगे कैसे। 3 वेक्टर्स आपको गिवन है। अब उससे पहले जो फिजिक्स वाले स्टूडेंट्स हैं उन्होंने ऑलरेडी हेड टू टेल रूल के बारे में और रिजल्टेंट वेक्टर के बारे में पढ़ा हुआ होगा, तो मैं बस उसको हल्का सा एक्सप्लेन कर रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई भी 2 वेक्टर्स हैं, इन्हीं को उठा लेते हैं u और v, ठीक है। एक वेक्टर आ गया u, इसको हम बना लेते हैं ऐसे, बनानी हमने ट्राइंगल ही है बिकॉज ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल को। एक वेक्टर आ गया u। जब हमने इसमें कोई दूसरा वेक्टर ऐड करना होता है, फॉर एग्जाम्पल हम v को ऐड करेंगे, तो हम क्या करते हैं, जो फर्स्ट वेक्टर का हेड होता है ना, सेकंड वेक्टर की टेल को हम उसके साथ ज्वाइन करते हैं। तो सेकंड वेक्टर फॉर एग्जाम्पल आपके पास आ गया ये विच इज़ v, ठीक है। ये वेक्टर u है और दूसरा वेक्टर आपके पास क्या आ गया, v आ गया। अब हमने तीसरा इसकी ट्रायंगल बनानी है, तो वो कुछ इस तरह से बनेगा। इसको हम बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। और ये रिजल्टेंट वेक्टर किसके इक्वल होता है, जो 2 वेक्टर्स आपने ऑलरेडी लिखे हुए हैं उनका जब सम करोगे तो उसको हम बोलते हैं उसका रिजल्टेंट, ठीक है। तो तीसरा वेक्टर आपके पास कौन सा है, w है, तो यानी w आपके पास किसके इक्वल आएगा, u प्लस v के। इसको मैं अगेन एक्सप्लेन कर देती हूँ। 3 वेक्टर्स हैं आपके पास u, v और w, और ये तीनों रिप्रेजेंट करे हैं साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल को। तो आपने लेट कर लिया कि एक वेक्टर u इस तरह से है, जो v है वो इस तरह से है, बनानी तो हमने ट्रायंगल ही है ना। और तीसरा आपने एक रिजल्टेंट वेक्टर ड्रॉ कर दिया। अब ये किसके इक्वल होता है, जो 2 वेक्टर्स आपने ऑलरेडी ड्रॉ किए हुए हैं उन दोनों को ऐड करोगे, उनका जो सम होगा वही इस तीसरे वेक्टर के इक्वल होगा, ठीक है। ये वेक्टर्स में रूल है। तो आपने इसको इसी की हेल्प से सॉल्व करना है, यानी कि जो थर्ड वेक्टर है वो फर्स्ट 2 वेक्टर्स के सम के इक्वल होता है। तो आपने ये डायग्राम भी लाजमी बनानी है इस क्वेश्चन में। अब आते हैं इन पे वेक्टर्स पे। वेक्टर्स आपको गिवन क्या है, u, v और w 3 वेक्टर्स हैं जो कि साइड्स ऑफ ट्राइंगल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो w आपके पास किसके इक्वल आया है, u प्लस v के, ठीक हो गया। तो आप w इज इक्वल टू यू प्लस वी करोगे, इसको सॉल्व करोगे और एंड पे आपने x और y की वैल्यूज़ को यहाँ से निकालना है। तो देखते हैं क्या आएगा आपके पास। सबसे पहले w क्या है, -2i माइनस 3j इज इक्वल टू u क्या है, xi प्लस 2j प्लस 3k, और v क्या है, i प्लस yj और -3k। अब i वाली वैल्यूज़ को इकट्ठा कर लो, j वाली वैल्यूज़ को इकट्ठा कर लो, तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये i और ये i यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 1, दोनों को ऐड करना है ना, इसके साथ 1 है तो x प्लस 1 साथ में आ जाएगा i, प्लस j वाली वैल्यूज़ को इकट्ठा कर लो, यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस y और यहाँ पे आ जाएगा j, और प्लस 3k माइनस 3k दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। x प्लस 1 के साथ i आ गया, इसके अलावा 2 प्लस y के साथ क्या आ गया, j आ गया, और ये वाला -2i और -3j एज इट इज़ रहेगा। अब आपने क्या करना है, i वाली वैल्यूज़ को i वाली वैल्यूज़ के साथ कंपेयर करो और j वाली वैल्यू को j वाली वैल्यू के साथ आपने कंपेयर करना है। यहाँ पे आप लिखोगे कंपेयरिंग बोथ साइड्स, यहाँ पे आ जाएगा कंपेयरिंग बोथ साइड्स, क्योंकि दोनों आपस में इक्वल है ना। तो i वाली वैल्यू i वाली के इक्वल है और j वाली वैल्यू के इक्वल है। यहाँ पे आ जाएगा -2 इज इक्वल टू x प्लस 1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, -3 इज इक्वल टू 2 प्लस y। अब आपने यहाँ पे x और y की वैल्यू को फाइंड करना है। x यहीं पे रहेगा, 1 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस, तो आ जाएगा -2 माइनस 1 इज इक्वल टू x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, -3, और यहाँ पे क्या आएगा, 2 इधर आके हो जाएगा माइनस, तो -3 माइनस 2 इज इक्वल टू y, और यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -5, और यही दोनों वैल्यूज़ आपने फाइंड करनी थी। इस क्वेश्चन में उसने 3 वेक्टर्स दिए हुए थे जिनका उसने कहा हुआ था कि साइड्स ऑफ ट्राइंगल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बस आपने ये चीज़ याद रखनी है कि ट्राइंगल्स की साइड बनती किस तरह से हैं, ठीक है। 2 वेक्टर्स को ऐड करो, जो तीसरा वेक्टर आएगा उसका रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो इन दोनों वेक्टर्स के सम के इक्वल होगा, यानी w इज इक्वल टू यू प्लस वी आपने लिख दिया। w की वैल्यू लिखी, u की लिखी, v की लिखी, इनको सॉल्व किया, i वाली वैल्यूज को अलग किया, j वाली को अलग किया, दोनों को आपस में कंपेयर किया, और आपके पास x और y का आंसर आ गया। x आपके पास आया है -3 के इक्वल और y आपके पास आया है -5 के इक्वल। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ द पॉइंट्स a, b, c एंड d आर u, v, w एंड z। ये 4 पोजीशन वेक्टर्स दिए हुए हैं पॉइंट a, b, c और d के। शो दैट a, b इज़ पैरेलल टू c, d। आपने ये चीज़ प्रूव करनी है कि a, b जो है वो पैरेलल है c, d के। अब इससे भी पहले आपको पैरेलल वेक्टर्स का मतलब पता होना चाहिए कि वेक्टर्स कोई भी अगर हम मैथ्स की टर्म्स में देखें तो पैरेलल किस तरह से होते हैं। फॉर एग्जांपल 2 वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर है a, ठीक है, और दूसरा वेक्टर है b। अगर मैं कहूँ कि ये दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल हैं तो किस तरह से, अगर एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का स्केलर मल्टीपल हो, स्केलर मल्टीपल मतलब कोई भी नंबर उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो, 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है, ठीक है, यानी कि वेक्टर a इक्वल आ रहा हो 2b के, ठीक है।
तो ये वेक्टर्स आपस में क्या हैं, दोनों पैरेलल होंगे, ठीक है। इसी तरह ऐसे भी हो सकता है b इज इक्वल टू 2a, यानी कि कोई भी एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का स्केलर मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। कोई भी एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का स्केलर मल्टीपल होना चाहिए। अगर इस तरह की कंडीशन सेटिस्फाई होती है, इस तरह की कंडीशन होल्ड करती है, इट मीन्स दोनों वेक्टर्स आपस में पैरेलल हैं। दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई भी एक वेक्टर है a, ठीक है, और दूसरा वेक्टर है b। ये वेक्टर a आ गया, ये वेक्टर b आ गया। अब दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल हैं, ये भी इसी डायरेक्शन में है, ये भी इसी डायरेक्शन में है, दोनों क्या हैं, पैरेलल हैं। लेकिन हो क्या रहा है यहाँ पे, जो b है वो जो a है वो 2 टाइम्स है b वेक्टर के, ठीक है। अगर इसको मैं यहाँ से एक्सटेंड करूँ तो जो a वेक्टर है वो b वेक्टर्स के 2 टाइम्स है, यानी a इज इक्वल टू 2b। अगर ये वाली कंडीशन होल्ड करती है, सेटिस्फाई होती है, इट मीन्स कि दोनों वेक्टर्स आपस में पैरेलल हैं। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपने शो करना है कि ए बी पैरेलल है सी डी के। अब या तो ऐसे होगा कि ए बी जो है वो स्केलर मल्टीपल आ रहा है सी डी का, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल उसको मैं फ़िलहाल रिप्रेजेंट कर रही हूँ यू से, ठीक है। कोई भी स्केलर मल्टीपल है उसको मैं यू से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, सी डी के इक्वल आ जाए। या फिर इस तरह से हो कि जो सी डी है वो यू कोई भी स्केलर मल्टीपल है, 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, वो आ जाए ए बी के इक्वल। अगर ये वाली कंडीशन होल्ड करती है, यानी कि ए बी और साथ में कोई स्केलर मल्टीपल आ रहा हो सी डी, या सी डी है और साथ में कोई भी स्केलर मल्टीपल आ रहा हो और साथ आ रहा हो ए बी, इट मीन्स कि ये दोनों आपस में क्या हैं, पैरेलल हैं। अब देखते हैं कि इसको सॉल्व किस तरह से करेंगे। पहले इसको यहाँ से कर लेते हैं इरेज। आसान अल्फाज में अगर एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का स्केलर मल्टीपल हो तो उसको हम बोलते हैं कि वो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हैं, ठीक हो गया। अब क्वेश्चन में क्या है कि पोजीशन वेक्टर्स ऑफ पॉइंट्स ए बी सी एंड डी आर, ये चारों के चारों आपको क्या दिए हुए हैं, पोजीशन वेक्टर्स दिए हुए हैं। और पोजीशन वेक्टर क्या होता था, जो कि किसी भी पॉइंट की आपको लोकेशन बताता है, पोजीशन बताता है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। अब ओरिजिन क्या है, 0 0 0, ठीक है, यानी एक्स वाई और जी 3 नंबर 0 हो, यानी कि ओरिजिन को आप रिप्रेजेंट करते हो ओ से। मैं फर्जी डायग्राम फिलहाल ऐसे ही बना रही हूँ, आपने क्वेश्चन में नहीं बनानी, इसकी ज़रूरत नहीं है। यानी कि ये आ गया आपका ओरिजिन, 4 पॉइंट्स हैं ए बी सी और डी। आपने 4 वेक्टर्स ड्रॉ कर देने हैं। ये आ गया पॉइंट ए तक, ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। ये आ गया पॉइंट बी तक, ये आ गया पॉइंट सी तक और ये आ गया पॉइंट डी तक। अब ए तक जो यूनिट वेक्टर है वो है यू, जो बी तक यूनिट वेक्टर है वो है वी, सी वाला है डब्ल्यू और डी वाला है जेड, ठीक है। तो इस तरह से 4 पोजीशन वेक्टर्स हैं, पोजीशन वेक्टर्स बताए हुए हैं। ओ से ए तक यू है, ओ से बी तक वी है, ओ से सी तक डब्ल्यू है और ओ से डी तक क्या है, जी एक पोजीशन वेक्टर है, ठीक हो गया। फाइंड क्या आपने करना है कि ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी। उसके लिए पहले आपको ए बी फाइंड करना पड़ेगा और फिर सी डी फाइंड करना पड़ेगा। अब ए बी आप कैसे फाइंड करोगे, एक पोजीशन वेक्टर है ओ ए, दूसरा पोजीशन वेक्टर है ओ बी, इन दोनों को आपने माइनस करना है, यानी ओ बी माइनस ओ ए करोगे तो आपके पास आएगा ए बी। इस तरह से आपने ए बी को फाइंड करना है। तो सबसे पहले इनकी वैल्यूज़ लिखते हैं। ओ ए किसके इक्वल है, पोजीशन वेक्टर है ना, तो वेक्टर से आपने वेक्टर को इस तरह ही रिप्रेजेंट करना है। ओ ए इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, यू के इक्वल है, विच इज़ यहाँ पे लिख भी देते हैं, यू विच इज़ आई प्लस 2j और प्लस के। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट ओ बी, जो कि किसके इक्वल है, वी के इक्वल है। सो वी इज़ इक्वल टू, ये डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये बस आपको समझाने के लिए थी। वी इज़ इक्वल टू किधर आ गया, 7i और प्लस 8j और प्लस 4k, ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास ओ सी, जो कि किसके इक्वल है, w के इक्वल है, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, -i प्लस k के इक्वल। इसी तरह नेक्स्ट है ओ डी, जो कि z के इक्वल है और वो क्या आ जाएगा आपके पास, i प्लस 2j और प्लस 2k। इतना ओके हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट चीज़ आपने फाइंड करना है ए बी को और सी डी को। और अभी मैंने बताया कि ए बी किसके इक्वल होगा, आप ओ बी में से ओ ए को माइनस कर दोगे तो आपके पास आएगा ए बी। सो ए बी किसके इक्वल है, इसको मार्कर ज़रा चेंज करके लिख लेते हैं। ए बी आपके पास इक्वल होता है ओ बी माइनस ओ ए के। इन दोनों को माइनस करोगे तो आपके पास ए बी आ जाएगा, तो इसको लिख लेते हैं। अब ओ बी क्या था, यानी वी माइनस यू करना है आपने, आ जाएगा 7i प्लस 8j प्लस 4k, माइनस करना है i प्लस 2j और प्लस k को, ठीक है। के नीचे जो लाइन लगा दी ऊपर लगाने की जरूरत है, k तो आ जाएगा 7i प्लस 8j प्लस 4k माइनस i माइनस 2j और माइनस k।
तो यहाँ से इसका आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 7i माइनस आई 6i, 8 और -2 आ जाएगा +6j, और 4 और -1 क्या आ जाएगा +3k। ये आपके पास आ गया वेक्टर ए बी। हमने प्रूव ये करना है कि ये पैरेलल है सी डी के, उसके लिए हमें सी डी भी फाइंड करना पड़ेगा। फिलहाल इसको आप नाम दे लो 1 का, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसको यहाँ से करते हैं इरेज, और यहाँ पे हम फाइंड करते हैं सी डी। सी डी किसके इक्वल होगा, आपने ओ डी में से ओ सी को माइनस करना है, तो आपके पास सी डी आ जाएगा। यहाँ से इसको करते हैं अलग, सी डी इज़ इक्वल टू ओ डी माइनस ओ सी। तो ओ डी की वैल्यू आपने लिखनी है आई प्लस 2j प्लस 2k, और माइनस ओ सी की वैल्यू लिखनी है विच इज़ -i और प्लस k। यहाँ पे क्या आ जाएगा i प्लस 2j प्लस 2k, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा i और माइनस प्लस माइनस k। इसको सॉल्व कर लोगे क्या आ जाएगा, i प्लस i बन जाएगा आपके पास 2i, और प्लस 2j क्योंकि इसमें तो j है ही नहीं, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो आ जाएगा प्लस k। इसको आप नाम दे लो 2 का, ये आपके पास आया है सी डी। इसको आप नाम दे लो इक्वेशन 2 का। अब मैंने क्या कहा था कि दो वेक्टर्स पैरेलल कब होंगे, जब एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का स्केलर मल्टीपल होगा। ये वेक्टर आपके पास आ गया, ये वेक्टर भी आपके पास आ गया। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ बाई इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में से क्या चीज़ कॉमन आ सकती है, ठीक है। अगर ए बी वेक्टर को देखा जाए, इसमें से क्या चीज़ कॉमन आ सकती है। अगर मैं यहाँ से 3 को कॉमन ले लूँ, अंदर क्या आ जाएगा 2i प्लस 2j प्लस k। ये चीज़ बनती है ना, अगर 3 कॉमन आ जाए यहाँ से तो आ जाएगा 2i प्लस 2j प्लस k। और ये चीज़ क्या है, सी डी नहीं है जो भी हमने फाइंड किया है। सी डी वैक्टर क्या है 2i प्लस 2j प्लस k। और ये इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों वैक्टर्स आपस में पैरेलल हैं। क्यों, क्योंकि ए बी किसके इक्वल आ रहा है, ए बी आ रहा है आपके पास 3 इंटू सी डी के, यानी कि ए बी वैक्टर स्केलर मल्टीपल है किसका, सी डी का, ठीक है। सी डी के साथ 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ए बी वैक्टर आएगा। इट मीन्स कि ए बी पैरेलल है सी डी के, और यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। इस क्वेश्चन को रिपीट कर रही हूँ, आपको पोजीशन वेक्टर्स दिए हुए थे 4 पॉइंट्स के ए बी सी और डी, जो कि क्या है यू वी डब्ल्यू और जेड। अब पोजीशन वेक्टर्स क्या होते हैं, जो ओरिजिन से स्टार्ट होते हैं, यानी कि ओ ए ओ बी ओ सी और ओ डी आपको गिवन है यू वी डब्ल्यू और जी की फॉर्म में। यहाँ पे इसके नीचे भी लाइन आती है, ये चारों आपने लिख लिए। आपने प्रूव करना है कि ए बी पैरेलल है सी डी के, यानी कि ए बी आपके पास स्केलर मल्टीपल आना चाहिए सी डी का, या सी डी स्केलर मल्टीपल आना चाहिए ए बी का। आपने ए बी फाइंड करना है, उसके बाद सी डी फाइंड करना है। ए बी फाइंड करने का तरीका क्या है, ओ बी में से ओ ए को माइनस करोगे आपके पास आ जाएगा ए बी। सी डी को कैसे फाइंड करना है, ओ डी में से ओ सी को माइनस करोगे आपके पास आ जाएगा सी डी। उसके बाद आपने ये चीज़ ऑब्जर्व की कि ए बी में आप अगर सी को कॉमन लो तो आपके पास पीछे सी डी बच जाता है। तो ए बी इज इक्वल टू 3 इंटू सी डी आ गया। इट मीन्स के दोनों वेक्टर्स क्या हैं, आपस में पैरेलल हैं। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। इसकी स्टेटमेंट को मैं बुक से रीड कर रही हूँ। We say that two vectors v and w in space are parallel if there is a scalar c such that v is equal to c w। कह रहा है कि दो वेक्टर्स हैं स्पेस में v और w, वो आपस में एक दूसरे के पैरेलल हैं। यहाँ पर मैं लाइन इसके नीचे डाल देती हूँ, यहाँ पे कुछ इस तरह से, ऊपर भी डालो तभी मसला नहीं है, लेकिन आपकी बुक में नीचे डाल के रिप्रेजेंट किया हुआ है तो इसको ऐसे ही रहने दें। दो वेक्टर्स हैं v और w, एक दूसरे के पैरेलल हैं। किस तरह से पैरेलल होंगे, जब एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का स्केलर मल्टीपल होता है, और उस स्केलर को इन्होंने शो किया हुआ c से, यानी कि v इज इक्वल टू सी डब्ल्यू। आगे कहता है कि द वेक्टर्स पॉइंट इन द सेम डायरेक्शन इफ c इज ग्रेटर देन 0, यानी कि दो वेक्टर्स जो आपस में पैरेलल हैं v और w, वो सेम डायरेक्शन में होंगे कब, जब जो c है वो ग्रेटर देन 0 होगा, यानी कि c पॉजिटिव होगा तो दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी। फॉर एग्जांपल ये आपके पास v वेक्टर आ गया, ये आपके पास w वेक्टर आ गया, ठीक है। साथ ही कहता है एंड द वेक्टर्स पॉइंट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन इफ c इज लेस देन 0। अगर c लेस देन 0 होगा यानी कि नेगेटिव होगा तो इन दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट होगी, होंगे दोनों पैरेलल ही। अब क्वेश्चन नंबर 1 इसका जो पार्ट नंबर 1 है उसमें कह रहा है फाइंड टू वेक्टर्स ऑफ लेंथ 2 पैरेलल टू द वेक्टर v इज इक्वल टू 2i माइनस 4j प्लस 4k। आपने दो वेक्टर्स फाइंड करने हैं जिनका मैग्नीट्यूड क्या है 2 है,
और वो दोनों पैरेलल किसके होने चाहिए, इस v वेक्टर के। अब पैरेलल का मतलब मैंने आपको बताया था कि आपने यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, हमें तो मैग्नीट्यूड 1 फाइंड करना ही आता है, यानी कि यूनिट वेक्टर फाइंड करना आता है, हम वो फाइंड करेंगे, उसके बाद हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास उस चीज़ का आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे उसने 2 वेक्टर्स फाइंड करने का बोला तो 2 हम कैसे फाइंड करेंगे, एक दफ़ा हम +2 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक दफ़ा -2 से, c ग्रेटर देन 0 c लेस देन 0, एक दफ़ा प्लस से मल्टीप्लाई करो, एक दफ़ा माइनस से मल्टीप्लाई करो, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम ही आना है। मैग्नीट्यूड का फार्मूला भी आप देखो ना तो आपने स्क्वायर ही लेना होता है, तो माइनस भी हो तो प्लस हो जाता है, मैग्नीट्यूड 2 ही आएगा। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपने वेक्टर लिखना है v जो कि आपको गिवन है, v वेक्टर इज इक्वल टू 2i माइनस 4j प्लस 4k। उसके बाद आपने फाइंड करना है इसका मैग्नीट्यूड, तो वो क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 4 + 16 ये क्या आ जाएगा 36, इसका स्क्वायर रूट, और यानी कि वेक्टर v का मैग्नीट्यूड आपके पास क्या आया है, 6 आया है। अब आपने फाइंड करना है यूनिट वेक्टर जो कि किसके इक्वल होता है, v वेक्टर ओवर v का मैग्नीट्यूड। v वेक्टर आपके पास क्या आया है 2i माइनस 4j प्लस 4k ओवर 6, तो मैं इसको ऐसे इधर डायरेक्टली लिख रही हूँ, पहले लग करके लिख रही हूँ, 2i ओवर 6 माइनस 4j ओवर 6 और प्लस 4k ओवर 6। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/3, साथ में i माइनस 2/3, 2/3 साथ में j आ जाएगा और प्लस 2/3 और साथ में क्या आ जाएगा k आ जाएगा। ये आपके पास क्या आया है v यूनिट वेक्टर आ गया। अब आपने क्या करना है, इसको बल्कि 1 का नाम दे लेते हैं पहले, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, ठीक हो गया, इसको हमने नाम दे लिया 1 का। इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 2 के साथ, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि पूछा गया है कि फाइंड 2 वेक्टर्स ऑफ लेंथ 2, ठीक है, तो इसको आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, बस एक दफ़ा +2 से करना है, एक दफ़ा -2 से करना है। तो यहाँ पे आप लिख दो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय किसके साथ करोगे 2 के साथ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 × 1/3i माइनस 2/3j और प्लस 2/3k आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे आ जाएगा 2v, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा 2/3i माइनस 4/3j और प्लस 4/3k। एक वेक्टर आ गया आपके पास, एक यूनिट वेक्टर आ गया। अब दूसरा वेक्टर आपने फाइंड करना है, मल्टीप्लाई करोगे इक्वेशन 1 को -2 के साथ। इनका मैग्नीट्यूड आप फाइंड करके देखोगे, आंसर आपके पास 2 ही आएगा, ठीक है। बेशक इसका फाइंड करके भी आप चेक कर लो, स्क्वायर रूट लेना है, 2/3 का स्क्वायर लो, फिर 4/3 का स्क्वायर लो, फिर 4/3 का स्क्वायर लो, एंड पे आंसर आपके पास 2 ही आना है। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पे क्या आ जाएगा -2v इज़ इक्वल टू -2 को आपने मल्टीप्लाई करना है 1/3i माइनस 2/3j और प्लस 2/3k के साथ, मल्टीप्लाई करो आ जाएगा -2/3i माइनस 4/3j और माइनस सॉरी यहाँ पे प्लस हो जाएगा, -2/3i माइनस प्लस 4/3j और माइनस 4/3k। ये 2 वेक्टर्स ही उसने फाइंड करने का आपको कहा था, जो कि आपने कर लिए। एक ये वाला आ गया, एक ये वाला आ गया। फिर कह रही हूँ मैग्नीट्यूड दोनों का फाइंड करोगे, आंसर आपके पास 2 ही आएगा। ये था आपका पार्ट नंबर 1। नेक्स्ट इसका पार्ट बी है, फाइंड द कांस्टेंट a सो दैट द वेक्टर्स v एंड w आर पैरेलल। वेक्टर्स v और w की वैल्यूज़ लिखी हुई थी जो कि मैंने नीचे लिखी हैं। v है i माइनस 3j प्लस 4k के इक्वल और w है ai प्लस 9j माइनस 12k के इक्वल। आपने a की वैल्यू को फाइंड करना है। अच्छा, क्वेश्चन में कह रहा है कि v और w दोनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल हैं। अब जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट थी शुरू में इन पार्ट्स से पहले, वो क्या थी कि v और w के पैरेलल हैं, तो v किसके इक्वल होगा c w के, जबकि c क्या है, कोई भी एक स्केलर मल्टीपल है। ठीक हो गया, तो इसको हम इस फॉर्म में लिख लेते हैं, जैसे कि v और w पैरेलल हैं, इट मीन्स कि जो v है वो किसके इक्वल है, c w के इक्वल है। इसके थ्रू हम क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करेंगे। अब v की वैल्यू क्या गिवन है, i माइनस 3j प्लस 4k इज़ इक्वल टू c इंटू डब्ल्यू क्या है, ai प्लस 9j और माइनस 12k। 12 को इस तरह से लिख लेते हैं। अच्छा, अब ये तो एज इट इज़ रहेगा i माइनस 3j प्लस 4k इज़ इक्वल टू, ये क्या बन जाएगा, c a है तो इसको इस फॉर्म में लिख लो, a c i आ जाएगा प्लस 9c और साथ में j आ जाएगा माइनस 12c और साथ में क्या आ जाएगा, k आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, इनको आपस में करना है कंपेयर।
दोनों एक दूसरे के इक्वल है ना, इट मीन्स आई वाली टर्म आई के इक्वल होगी, जे वाली टर्म के, के वाली टर्म के वाली टर्म के इक्वल होगी। तो यहाँ से अगर हम कंपेयर करें, यहाँ पे आप लिख भी दो बाय कंपेयरिंग, यहाँ पे बस स्टेटमेंट आपने लिखनी है एक बाय कंपेयरिंग, बाय कंपेयरिंग। अब यहाँ पे i की वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे i की वैल्यू क्या है AC, j की वैल्यू क्या है -3 इज इक्वल टू यहाँ पे 9C, और k की वैल्यू यहाँ पे है 4 और यहाँ पे है -12C। इसको आप नाम दे लो इक्वेशन 1 का, ठीक है, और इसको आप नाम दे लो इक्वेशन 2 का, बल्कि इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने a की वैल्यू निकालनी है और a की वैल्यू इक्वेशन 1 और 2 से ही निकल आएगी, इसको हम नहीं लिखते, इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 1 इज़ इक्वल टू AC और -3 इज़ इक्वल टू 9C। अब यहाँ से आपने क्या करना है, c की वैल्यू निकालनी है इक्वेशन 2 में से, उसको 1 में पुट करना है, आपका आंसर आ जाएगा। c की वैल्यू निकालो, यहाँ से क्या आ जाएगी -3 डिवाइडेड बाई 9, 9 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके हो जाएगा डिवाइड, यहाँ से c की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -1/3, ठीक है। स्केलर मल्टीपल यानी कांस्टेंट की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, c इज़ इक्वल टू -1/3। अब आपने निकालनी है a की वैल्यू, इस c की वैल्यू को पुट कर दो क्वेश्चन नंबर 1 में, बेशक इसको नाम दे लो 3 का, ठीक है, और एंड पे आपने यहाँ पे लिखना है पुट 3 in 1, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ से 1 इज़ इक्वल टू a इंटू सी की वैल्यू पुट करोगे विच इज़ -1/3, 3 तो जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई और साथ में माइनस का साइन भी आएगा, तो आ जाएगा -3 इज़ इक्वल टू a, यानी कि a की वैल्यू आपके पास क्या आई है -3 आई है, जो कि आप कब से फाइंड कर रहे थे। ये था आपका पार्ट नंबर B। नेक्स्ट है इसका पार्ट C, फाइंड अ वेक्टर ऑफ लेंथ 5 इन द डायरेक्शन ऑपोजिट दैट ऑफ V। आपने एक वेक्टर फाइंड करना है जिसकी लेंथ क्या है 5 है, ठीक है, और इसकी डायरेक्शन क्या है ऑपोजिट है V वेक्टर के, जो कि आपको गिवन है I - 2j + 3k। अब डायरेक्शन ऑपोजिट का क्या मतलब है कि आपको एंड पे -5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ हमने पढ़ा था कि अगर c लेस देन 0 होगा यानी कि नेगेटिव में होगा तब डायरेक्शन क्या होगी, दोनों वेक्टर्स की ऑपोजिट होगी, ठीक है। तो हमने वेक्टर फाइंड करना है, सबसे पहले हम इस वेक्टर का निकालेंगे यूनिट वेक्टर। तो वो किस तरह से निकलेगा, पहले इसका फाइंड करना पड़ेगा मैग्नीट्यूड, जो कि किसके इक्वल आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर, यह आ जाएगा 1 + 4 + 9 विच इज़ इक्वल टू √14, ठीक हो गया। तो यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड आपके पास किसके इक्वल आया है, √14 के। अब आपने निकालना है इसका यूनिट वेक्टर, तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, v वेक्टर ओवर v वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ऊपर वेक्टर आता है और नीचे उस वेक्टर का क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड आ जाएगा। वेक्टर क्या है I - 2j और +3k डिवाइडेड बाय, यहाँ पे मैं अलग करके लिख रही हूँ √14, यहाँ पे आ जाएगा √14 और यहाँ भी आ जाएगा √14। ओके हो गया, यूनिट वेक्टर आ गया। अब दूसरा काम आपने क्या करना है, फाइंड अ वेक्टर ऑफ लेंथ 5 इन द डायरेक्शन ऑपोजिट दैट ऑफ v, ठीक है। आपको 5 से मल्टीप्लाई करना है लेकिन -5 के साथ, ताकि आप इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन को फाइंड कर सको। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 5, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं मल्टीप्लाई बाय -5, ठीक है, क्योंकि आपने ऑपोजिट डायरेक्शन को फाइंड करना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -5v इज़ इक्वल टू -5 को मल्टीप्लाई करोगे इस सारे के साथ, यानी कि यहाँ पे 1 लिख देती हूँ मैं, 1/√14, ठीक है, साथ में आई आ जाएगा -2/√14, यहाँ पे j आ जाएगा और 3/√14 यहाँ पे k आ जाएगा। 5 को मल्टीप्लाई करो, आपके पास आंसर इसका क्या आएगा, -5/√14, साथ में i -10 बल्कि माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा √14, साथ में आ जाएगा j और माइनस प्लस माइनस आ जाएगा आपके पास 5 3 = 15/√14 और साथ में आ जाएगा k, और यही वेक्टर था जो कि आपने फाइंड करना था। ये था आपका पार्ट नंबर C। नेक्स्ट इसका लास्ट पार्ट है, फाइंड a एंड b सो दैट वेक्टर्स 3i - j + 4k एंड ai + bj - 2k आर पैरेलल। आपने a और b की वैल्यू को फाइंड करना है, जबकि दोनों वेक्टर्स क्या हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं। अब इन वेक्टर्स को उन्होंने कोई नाम नहीं दिया हुआ, जैसे v w किसी का नाम नहीं दिया हुआ, तो आपने सबसे पहले इसको किसी वेक्टर की फॉर्म में लिखना है, उसको नाम देना है, इसको v का दे लो, इसको w का दे लो। तो v किसके इक्वल आ जाएगा, 3i - j + 4k के, और w किसके इक्वल होगा, ai + b
-2k के। अब दोनों वेक्टर्स पैरेलल हैं, इट मीन्स कि ये एक दूसरे का स्केलर मल्टीपल भी होंगे, यानी कि एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का स्केलर मल्टीपल भी होगा। अगर v और c दोनों पैरेलल हैं, इट मीन्स जो v है वो c w के इक्वल होगा। इसको उसी तरह सॉल्व करना है जैसे हमने पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया था। यहाँ पे आ जाएगा 3i - j + 4k इज़ इक्वल टू c इंटू ai प्लस bj - 2k। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 3i - j + 4k इज़ इक्वल टू aci प्लस bcj और -2ck आ जाएगा। अब आपने करना है कंपेयर, तो यहाँ पे पहले लिख लेते हैं बाय कंपेयरिंग, आई वाली को आई वाले के साथ, जे को जे के साथ और के को के के साथ आपने करना है कंपेयर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 इज़ इक्वल टू AC, ठीक है। इसके अलावा -1 इज़ इक्वल टू BC, और बल्कि इनको नीचे करके लिखते हैं ताकि हम इनको 1 2 3 का नाम भी दे सकें। 3 इज़ इक्वल टू AC आ जाएगा। इसके बाद -1 इज़ इक्वल टू BC आ जाएगा, और यहाँ पे 4 किसके इक्वल आ जाएगा आपके पास -2C के। तो इसको नाम दे लेते हैं, मार्कर किधर गया, इसको 1 का, इसको 2 का और इसको 3 का। अब 3 की हेल्प से आप यहाँ से C की वैल्यू को फाइंड कर लो। नाम हम अपनी आसानी के लिए देते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी, अगर आपने इक्वेशन को नाम देना है दो, नहीं देना ना दो। 4 इज़ इक्वल टू -2C, यहाँ पे C की वैल्यू आ जाएगी -2 इधर आके हो जाएगा डिवाइड। अब अक्सर बच्चे यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, -2 उधर जाके प्लस कर दिया। ये भी ध्यान रखना है कि 2C के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, -2C के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उधर जाके ये डिवाइड होगा। C की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी आपके पास 2 1 2 2 2 4, तो -2, C इज़ इक्वल टू -2, ठीक हो गया। अब आपने C की वैल्यू को पुट करना है, एक दफ़ा इक्वेशन 1 में, एक दफ़ा 2 में, यहाँ से A और B की वैल्यू आ जाएगी। पुट C इन इक्वेशन 1, तो क्या आ जाएगा 3 इज़ इक्वल टू A इंटू -2 इधर आके होगा डिवाइड, तो 3/2 आ जाएगा। ये आपके पास आ गई A की वैल्यू। उसके बाद आपने क्या करना है, C को पुट करना है इक्वेशन 2 में, सो पुट C इन इक्वेशन 2। यहाँ से क्या आ जाएगा -1 इज़ इक्वल टू B इंटू C की वैल्यू क्या है -2, उधर जाके होगा डिवाइड, तो आपके पास क्या आ जाएगा -1 डिवाइडेड बाई -2 इज़ इक्वल टू B। ये कैंसिल हो गया, तो B यहाँ से आपके पास आ जाएगा 1/2 के इक्वल। और यही वैल्यूज़ हमने फाइंड करनी थी A और B की। A आपके पास आ गया -3/2 और B आपके पास आ गया 1/2। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, अ स्पेसक्राफ्ट मूव्स फ्रॉम पॉइंट 120 टू 40 -50 टू पॉइंट 130 टू 10 and 80 इन किलोमीटर्स। एक स्पेसक्राफ्ट है जो कि मूव कर रहा है एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक, उसके कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन हैं। व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इन किलोमीटर्स। आपने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताना है किलोमीटर्स में। अब ज़ाहिर आपको 2 पॉइंट्स गिवन है, ठीक है। एक पॉइंट से लेके जब दूसरे पॉइंट तक मूव करेगा ये स्पेसक्राफ्ट, तो कोई ना कोई डिस्टेंस कवर करेगा, कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर पॉइंट A है, इसको आप नाम दे लो पॉइंट A का, ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट्स है आपके पास 120 240 और -50। दूसरा पॉइंट है ये कोई भी B, ठीक है, और इसके कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन हैं 130 210 और 80। जाहिर है जब स्पेसक्राफ्ट इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक मूव करेगा तो कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, बस उसी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का आपने मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो देखते हैं किस तरह से करेंगे। सबसे पहले इन पॉइंट्स को ना लेट कर लो। लेट A पॉइंट, इसको लेट कर लिया विच इज़ 120 240 एंड -50, और साथ ही इसको B लेट कर लिया 130 210 एंड 80, ठीक हो गया। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करने का आसान तरीका ये है, जब भी आपने डिस्टेंस फाइंड करना हो स्पेस में, उसके लिए बस आपने एक फार्मूला याद रखना है, D इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर, और ऊपर आ रहा है आपके पास स्क्वायर रूट। अब इसमें x2 क्या है, x1 क्या है, y2 क्या है, y1 क्या है, z2 और z1 क्या है, इसको आपने नाम देना है। पहली चीज़ है, पहली क्वांटिटी ये आ गई x1, ये आ गई y1, ये आ गई z1, ये x2 y2 z2। जिस तरह से वेक्टर होता है ना, सिंपली आप इस वेक्टर को ऐसे भी लिख सकते हो। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना हो या तो ऐसे आएगा 120 240 और -50, कोई भी वेक्टर क्या है A है, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो 120i प्लस
240j माइनस 50k, ठीक है, 120i प्लस 240j माइनस 50k, या फिर इस वेक्टर को इस तरह से लिखा जा सकता है, ये x वाला कंपोनेंट, ये y वाला और ये z वाला। तो इसलिए आपने नाम दे लिया इसको x1 y1 z1 x2 y2 z2। ये यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको समझाने के लिए बताया है। आपने पेपर में या क्वेश्चन सॉल्व करते हुए ऊपर ये काम नहीं करना, ये बस आपको समझाने के लिए बताया। अच्छा, अब इनकी वैल्यूज़ लिखते हैं। x2 माइनस x1 यानी कि 130 माइनस 120, तो यहाँ पे आ जाएगा 130 माइनस 120 इसका स्क्वायर प्लस 210 माइनस 240 इसका स्क्वायर प्लस 80 माइनस 50, तो इसको मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 80 प्लस 50 और इसका स्क्वायर आ जाएगा, 80 प्लस 50 और इसका स्क्वायर, और ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट। 130 माइनस 120 क्या आ जाएगा, 10 का स्क्वायर प्लस 210 माइनस 240 आ जाएगा माइनस 30 का स्क्वायर प्लस 80 प्लस 50 आ जाएगा 130, और इसका आपने ले लेना है स्क्वायर। 10 का स्क्वायर क्या आएगा 100, 30 का स्क्वायर क्या आएगा 900, और 130 का स्क्वायर लोगे तो आ जाएगा 16,900, और इसका आ जाएगा स्क्वायर रूट। इन सबको ऐड करोगे तो आपके पास आएगा 17900। इसको फर्दर आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 10 और स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा 179। इसको ब्रेक करो ना तो कुछ इस तरह से बनता है, मैं यहाँ पे साइड पे करके बता देती हूँ। 179 इंटू 100 का स्क्वायर रूट लोगे आ जाएगा 10 बाहर आ जाएगा और 179 स्क्वायर रूट के अंदर ही रह जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 10 स्क्वायर रूट 179 किलोमीटर्स। आपने एंड पे यूनिट भी लिखनी है क्योंकि क्वेश्चन में उसने बताया हुआ है कि मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपने फाइंड करना है इन किलोमीटर्स, तो आपका आंसर आ जाएगा 10 स्क्वायर रूट 179 किलोमीटर्स। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस फॉर द गिवन वेक्टर। इसका पहला पार्ट है u इज इक्वल टू -6i प्लस 3j प्लस 2k। आपको एक वेक्टर गिवन है, आपने इसके डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं, और डायरेक्शन कोसाइंस निकालने का तरीका क्या था, सबसे पहला काम आपने इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, उसके लिए आपको मैग्नीट्यूड चाहिए होता है और वेक्टर चाहिए होता है। सबसे पहले इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं, जो कि क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ -6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा 36 प्लस 9 और प्लस 4, और ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट। इनको ऐड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 49 स्क्वायर रूट 49, यानी कि वेक्टर u का मैग्नीट्यूड आपके पास क्या आएगा 7। मैग्नीट्यूड फाइंड हो गया। अब यूनिट वेक्टर का फार्मूला क्या था, अगर इस वेक्टर का निकालें तो यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर ओवर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर क्या गिवन है आपको -6i प्लस 3j और प्लस 2k, ठीक हो गया, डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड क्या आया है 7। इसको सेपरेट करके लिख लो तो क्या आ जाएगा यहाँ पे -6i ओवर 7 प्लस 3 ओवर 7 साथ में आ जाएगा j और प्लस 2 ओवर 7 साथ में आ जाएगा k, ठीक हो गया। अब या तो आप इसको ऐसे लिख लो cos अल्फ़ा इज इक्वल टू cos बीटा और इसी तरह cos गैमा, ठीक है। डायरेक्शन कोसाइंस i वाला cos अल्फा होता है, j के साथ वाला cos बीटा होता है और k के साथ वाला cos गैमा होता है। तो -6 ओवर 7, 3 ओवर 7 और 2 ओवर 7, या इस स्टेप के बाद आप इस तरह से भी डायरेक्शन कोसाइंस को लिख सकते हो -6 ओवर 7, 3 ओवर 7 और 2 ओवर 7। दैट इज़ योर आंसर। ये था आपका पार्ट नंबर 1। नेक्स्ट इसका पार्ट 2 है, एक वेक्टर v गिवन है विच इज़ 4i प्लस 2j माइनस 5k। इसको आपने सॉल्व करना है। सबसे पहले हम इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। सो v का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर और प्लस -5 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 16, 2 का स्क्वायर 4 और 5 का स्क्वायर 25। इन सबको ऐड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा स्क्वायर रूट 45। इसको फर्दर सॉल्व करो तो आपके पास आता है 3 स्क्वायर रूट 5, ठीक हो गया। अच्छा, यानी इसका मैग्नीट्यूड आपके पास क्या आया 3 स्क्वायर रूट 5। अब आपने लिखना है यूनिट वेक्टर का फार्मूला। यूनिट वेक्टर क्या होता है वेक्टर ओवर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर आपको गिवन है विच इज़ 4i प्लस 2j माइनस 5k ओवर इसका मैग्नीट्यूड क्या आया है 3 स्क्वायर रूट 5। यहाँ से आप डायरेक्ट ही डायरेक्शन को साइंस इसके लिख सकते हो विच इज़ 4 ओवर 3 स्क्वायर रूट 5, ठीक है, 2 ओवर 3 स्क्वायर रूट 5 और -5 ओवर 3 स्क्वायर रूट
5। अच्छा, ये फर्दर सॉल्व हो सकता है, ये तो नहीं हो सकते, लेकिन ये वाला फर्दर सॉल्व हो सकता है। किस तरह से? इस 5 को मैं लिख सकती हूँ √5 इंटू √5, ठीक है। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, मैं साइड पे बल्कि यहाँ पे कर देती हूँ। इस 5 को लिखा जा सकता है √5 इंटू √5, कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, माइनस साइन एज इट इज़। दोनों को जब मल्टीप्लाई करूँगी क्या बनेगा? √5 का स्क्वायर, कुछ इस तरह से √5 का स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी 5 को √5 इंटू √5 लिखा जा सकता है, डिवाइडेड बाय 3 √5। ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा तो आंसर आपके पास क्या आएगा? -√5/3। ठीक हो गया। इसकी जगह पे मैं ऐसे लिख रही हूँ 4/3 √5, 2/3 एंड यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा? -√5/3। ये थे इसके डायरेक्शन को साइंस। ये था आपका पार्ट नंबर 2। नेक्स्ट है इसका पार्ट नंबर 3, P Q वेयर P 9, 3 एंड 13 एंड Q 11, 6 एंड 19। 2 पॉइंट्स आपको गिवन है P और Q और इसके कोऑर्डिनेट्स दिए हैं आपको। आपने यहाँ पे भी डायरेक्शन को साइंस ही फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले आप वेक्टर P Q को फाइंड करोगे। अब उसको फाइंड करने का तरीका क्या है? जिस तरह हमने डिस्टेंस फार्मूला लगाया था ना, वैसे ही पहले हम वेक्टर फाइंड करेंगे, उसके बाद उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। क्योंकि डायरेक्शन को साइंस में हमें मैग्नीट्यूड भी चाहिए होता है और हमें वेक्टर भी चाहिए होता है, क्योंकि हमने यूनिट वेक्टर निकालना होता है। यूनिट वेक्टर कैसे निकलेगा? ऊपर वेक्टर होगा, नीचे वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा। आपको यहाँ पे वेक्टर गिवन तो नहीं है। जैसे क्वेश्चन नंबर 10 था ना, उसमें हमें ये नहीं बोला गया था कि आपने वेक्टर भी फाइंड करना है, हमने मैग्नीट्यूड ही फाइंड करना था, इसलिए हमने डायरेक्ट डिस्टेंस फार्मूला यूज़ कर लिया। लेकिन यहाँ पे आप डायरेक्ट डिस्टेंस फार्मूला यूज़ नहीं करोगे, उससे सिर्फ मैग्नीट्यूड तो आ जाएगा लेकिन वेक्टर नहीं बनेगा। उसके लिए आप क्या करोगे? x2 - x1, बाकी सारा काम वही है। x2 - x1 साथ में क्या आ जाएगा? I, ठीक है। फिर प्लस y2 - y1 साथ में क्या आ जाएगा? j, और फिर z2 - z1 साथ में क्या आ जाएगा? k, ठीक है। यानी कि 9i + 3j + 13 के हम इसको वेक्टर फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं। तो आपने वही काम यहाँ पे करना है। x2 - x1 क्या आ जाएगा? 11 - 9 साथ में i प्लस y2 - y1 6 - 3 साथ में आ जाएगा j, और प्लस 19 - 13 साथ में आ जाएगा k। 11 - 9 आंसर क्या आएगा? 2, तो 2i प्लस 3j और प्लस यहाँ पे आ जाएगा 6k। ये आपके पास आ गया PQ वेक्टर। ठीक हो गया, ये क्या है? PQ वेक्टर है। अब आपने निकालना है इसका मैग्नीट्यूड, तो वो फाइंड कर लेते हैं। PQ वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो वो क्या आएगा? √2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। जैसे क्वेश्चन नंबर 10 किया ना, आप उसको इस तरीके से भी कर सकते हो, डायरेक्ट डिस्टेंस फार्मूला लगा के भी कर सकते हो, अप टू यू। अच्छा, यहाँ पे आ जाएगा 4 + 9 और प्लस 36। इन सबको ऐड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 49, और 49 का स्क्वायर रूट लोगे, आंसर आएगा 7। यानी कि PQ वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपके पास क्या आया है? 7 आया है। अब आपने यूनिट वेक्टर का लिखना है फार्मूला, जो कि क्या था? PQ यूनिट वेक्टर निकाल रहे हो, जो कि आएगा आपके पास PQ वेक्टर ओवर PQ वेक्टर का मैग्नीट्यूड। बस वैल्यूज पुट करनी है। वेक्टर क्या है आपके पास? 2i + 3j + 6k ओवर मैग्नीट्यूड है 7। डायरेक्शन को साइंस इसके डायरेक्ट ही यहाँ से निकाल सकते हो आप। 2/7, 3/7 और 6/7। ये था आपका पार्ट नंबर 3, और यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिपल कैन बी द डायरेक्शन एंगल्स ऑफ अ सिंगल वेक्टर। इस क्वेश्चन के पार्ट्स गिवन हैं जिनमें 3 एंगल्स आपको गिवन हैं। वो पूछ रहा है कि इनमें से कौन से ऐसे 3 एंगल्स हैं जो कि डायरेक्शन एंगल्स हैं ऑफ अ सिंगल वेक्टर। एक सिंगल वेक्टर के डायरेक्शन एंगल्स कौन से हैं। अब इसको प्रूव करने का एक ही तरीका है, उसके लिए आपने एक फार्मूला याद करना है। उसको मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, cos स्क्वायर अल्फ़ा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गैमा इज इक्वल टू 1। जब हमने इंट्रोडक्शन में डायरेक्शन को साइंस के बारे में पढ़ा था, डायरेक्शन एंगल्स के बारे में पढ़ा था, तब मैंने क्या बताया था कि डायरेक्शन एंगल्स क्या होते हैं। जब कोई एक वेक्टर स्पेस में, आप कह सकते हो एक्स वाई जी एक्सिस के साथ कोई ना कोई एंगल बनाता है, उनको हम बोलते हैं डायरेक्शन एंगल्स। एक्स वाले के साथ को हमने नाम दिया था अल्फ़ा का, वाई वाले के साथ को बीटा का, और जी वाले के साथ को गैमा का हमने नाम दिया था। ठीक हो गया। अब वहाँ पे मैंने फ़र्जी तौर पे आपको समझाया था एक जनरल सी एग्जांपल लेके कि अगर हम इस तरह से वेक्टर्स को रखें
ठीक है। तो कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा, कॉस गैमा हमने निकाले थे। अगर वहाँ पे भी आप उनका स्क्वायर लेके चेक करें, उन सबको ऐड करके चेक करें, आंसर आपका 1 ही आएगा। ठीक हो गया। तो बस ये फार्मूला वहीं से ड्राइव हुआ, आपने याद रखनी है चीज़ कि कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गैमा किसके इक्वल आता है, 1 के इक्वल आता है। अब यहाँ पे सबसे पहले आपने लेट कर लेना है अल्फ़ा बीटा और गैमा को। अल्फ़ा को लेट कर लो 45, यानी पहला अल्फ़ा है, दूसरा बीटा है, तीसरा गैमा है। हर क्वेश्चन में यही करना है। लेट अल्फ़ा इज इक्वल टू 45, बीटा इज इक्वल टू 45 एंड गैमा इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये चीज़ आपने प्रूव करनी है। अगर 1 के इक्वल आंसर आ जाता है इट मीन्स के डायरेक्शन एंगल्स हैं एक सिंगल वेक्टर के। अगर 1 के इक्वल आंसर नहीं आता इट मीन्स के डायरेक्शन एंगल्स नहीं है। तो वैल्यूज पुट करते हैं। कॉस स्क्वायर अल्फ़ा की वैल्यू क्या है 45 प्लस कॉस स्क्वायर बीटा की वैल्यू क्या है 45 डिग्री आता है, 450 लिख दिया यहाँ पे, 45 डिग्री। ठीक है, इसको रिमूव भी कर देते हैं। और प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। आपने इसको किसके इक्वल प्रूव करना है, 1 के इक्वल प्रूव करना है। तो यहाँ पे ना मेंशन कर देते हैं लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गैमा, सिर्फ इसको हमने सॉल्व करना है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर 45 है तो कॉस 45 का आपने लेना है स्क्वायर। यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, कॉस 45 का आपने लेना है स्क्वायर। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख रही हूँ। कॉस स्क्वायर 45 का मतलब अभी तक तो आपको समझ आ ही जाना चाहिए कि आपने कॉस 45 लेना है, ठीक है, और उसका स्क्वायर लेना है। तो कॉस 45 आपके पास क्या आता है 1 ओवर स्क्वायर रूट 2, यहाँ पे लिख देते हैं 1 ओवर स्क्वायर रूट 2, इसका आ जाएगा स्क्वायर। यहाँ भी आ जाएगा 1 ओवर स्क्वायर रूट 2, इसका आ जाएगा स्क्वायर। और कॉस स्क्वायर 60 है तो ये क्या आ जाएगा 1 ओवर 2 का स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, इधर भी कैंसिल, तो आ जाएगा 1 ओवर 2 प्लस 1 ओवर 2 प्लस 1 ओवर 4। इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 4, ऊपर क्या आ जाएगा 2 प्लस 2 प्लस 1, और इसका आंसर आएगा 5/4। क्या ये 1 के इक्वल है, नहीं है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है। यहाँ पे आप लिखोगे नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, या इसको इस तरह से लिख लो 5/4 इज़ नॉट इक्वल टू 1। इट मीन्स एंड पे आपने स्टेटमेंट लिखनी है कि अल्फ़ा बीटा गैमा आर नॉट द डायरेक्शन एंगल्स ऑफ अ सिंगल वेक्टर। ठीक है, स्टेटमेंट लाजमी लिखनी है कि अल्फ़ा बीटा और गैमा डायरेक्शन एंगल्स नहीं है एक सिंगल वेक्टर के। ये था आपका पार्ट नंबर 1। नेक्स्ट इसका पार्ट 2 है 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। सबसे पहले आप लेट करोगे अल्फ़ा बीटा और गैमा को। अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 30 डिग्री, बीटा इज़ इक्वल टू 45 डिग्री एंड गैमा इज़ इक्वल टू 60 डिग्री। उसके बाद आपने लिखना है फार्मूला कि कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गैमा इज़ इक्वल टू 1। उसके बाद लेनी है आपने लेफ़्ट हैंड साइड, जो कि क्या होगी कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गैमा। अल्फ़ा बीटा गैमा की वैल्यू पुट कर दो। कॉस स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 45 और प्लस कॉस स्क्वायर 60। यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस 30 लोगे आपके पास आंसर आता है स्क्वायर रूट 3 ओवर 2, इसका लेना है स्क्वायर। कॉस 45 क्या आता है 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 और कॉस 60 होता है 1 ओवर 2। ये इसके साथ कैंसिल, आंसर क्या आएगा 3 ओवर 4। 2 का भी आपने स्क्वायर लेना है, इसको नहीं भूल जाना। 3 ओवर 4 प्लस ये कैंसिल, तो आंसर आपके पास इसका आ जाएगा 1 ओवर 2 और यहाँ पे आ जाएगा 1 ओवर 4। इसका लेना है आपने एलसीएम, इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम इसका क्या आ जाएगा 4, ऊपर क्या आएगा 3 प्लस 2 2 ज़र 4, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और प्लस यहाँ पे 1 आ जाएगा। ये आ जाएगा आपके पास 6 ओवर 4 विच इज़ इक्वल टू 3 ओवर 2, जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है। नेक्स्ट है इसका पार्ट नंबर 3, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 60 डिग्री। सबसे पहले आपने लेट कर लेना है अल्फ़ा बीटा और गैमा को। अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 45 डिग्री, बीटा इज़ इक्वल टू 60 डिग्री एंड गैमा इज़ इक्वल टू 60 डिग्री। उसके बाद आपने लिखना है फार्मूला विच इज़ कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गैमा इज़ इक्वल टू 1। फिर आपने लेनी है इसकी लेफ़्ट हैंड साइड, जो कि है कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गैमा। अब आपने अल्फ़ा बीटा और गैमा की वैल्यूज़ पुट करनी है, एंड पे चेक करना आंसर 1 के इक्वल आता है या फिर नहीं आता। तो कॉस स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 60 प्लस कॉस स्क्वायर 60,
तो क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर 45, कॉस 45 लोगे आंसर आएगा 1/√2, इसका लेना है स्क्वायर, प्लस कॉस 60 आता है 1/2 के इक्वल, इसका भी लेना है स्क्वायर और इसका भी ले लेना है स्क्वायर। क्या आ जाएगा ये इसके साथ कैंसिल, तो 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/4। इसका ले लो एलसीएम, एलसीएम क्या आ जाएगा यहाँ पे 4 एलसीएम आ जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा 2 + 1 + 1 विच इज़ इक्वल टू 4/4, कैंसिल होकर आंसर इसका क्या आ जाएगा 1 विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। एंड पे आपने बस स्टेटमेंट लिख देनी है कि हैंस अल्फ़ा बीटा एंड गैमा आर द डायरेक्शन एंगल्स ऑफ अ सिंगल वेक्टर, क्योंकि इसका आंसर 1 के इक्वल आ गया है। पार्ट 1 और 2 में नहीं था तो आपने वहाँ पे स्टेटमेंट लिखनी है कि अल्फ़ा बीटा गैमा आर नॉट द डायरेक्शन एंगल्स ऑफ अ सिंगल वेक्टर, इस पर आप लिखोगे कि आर द डायरेक्शन एंगल्स ऑफ अ सिंगल वेक्टर। ये था आपका पार्ट नंबर 3। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट होता है और आपकी एक्सरसाइज नंबर 14.1 भी कंप्लीट होती है। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।